पार्टी ही ज्वाइन करनी थी तो बसपा ज्वाइन कर सकते थे, कांग्रेस ज्वाइन कर सकते थे, समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते थे। पॉलिटिकल लालसा आपको एक ऐसे व्यक्ति के पास लेकर आ गई कि जिसके ऊपर एफआईआर है और जिसके ऊपर तमाम लड़कियां आरोप लगा रही हैं। वो तब तक अपराधी नहीं होता जब तक उसका दोष सिद्ध ना हो जाए। असली जो परीक्षण होता है वो होता कोर्ट में। ये सोच प्रेम प्रकाश जी आपकी तब भी थी जब आप अधिकारी थे। जो मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे, कुछ लोग धरना प्रदर्शन दे रहे थे और भी जाते हैं और थप्पड़ों की बरसात कर देते हैं। मैं रवि गौतम को भी देखा है और बातचीत भी कई बार पहले होती रही है और शायद उन्होंने उनके सम्मान में ही शायद वो पलटवार नहीं किया। कोई सिपाही दरोगा होता तो रवि गौतम उस पर पलटवार कर सकता था। पलटवार भी कर सकते थे, उसकी हिम्मत नहीं पड़ती। आपको बीजेपी और योगी में से कौन एक पसंद है? योगी जी के साथ। आप योगी जी को पसंद करते थे और उन्हीं की वजह से आप भाजपा आपने ज्वाइन की। हाँ। और आप योगी जी के कोटे से, तो इस वजह से आपको वो कुछ नहीं मिला पार्टी में जो मिलना चाहिए। ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। आज बहुत सारे मंत्री मैं देखता हूँ वो योगी जी के खिलाफ बोल देते थे। एसटीएफ को किसी ने कह दिया स्पेशल ठाकुर फोर्स है। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हमें चाहे किसी भी दल से समझौता करना पड़े, हम समझौता करेंगे। कि समाजवादी पार्टी के साथ समझौता करना कदापि आजाद समाज पार्टी के लिए उपयुक्त नहीं होगा। हम देख रहे थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार उसमें SC ST के ऑफिसर्स को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया था। ये सब मायावती की जात के जितने भी लोग हैं वो सब नहीं रहेंगे। अच्छा, बसपा में ये कहा जाता था कि भाई जो टिकट लेता है वो पैसे भी देता है, ये बात सही है? अब इस पर कोई कमेंट करना ये लोग जो देते चंद्रशेखर फ्यूचर है तो आकाश आनंद भी तो युवा है। वो आंदोलन का रास्ता नहीं अपना सकते और ना ही वो प्रोटेक्ट कर पाएंगे बहुजन समाज को। क्या प्रेम प्रकाश जी आपको लगता है कि रूलिंग पार्टी के लोगों के तार अतीक अहमद के परिवार से आज भी जुड़े हैं और पहले भी जुड़े थे? अब अतीक अहमद को जिस तरह की सुविधाएं मिल रही थी उससे लगता है कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन तो रहे होंगे। आप नाम ले सकते हैं, खुलकर बताइए। नहीं, नाम लेना उचित नहीं है। आजाद समाज पार्टी का पूरा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य रहेगा बीजेपी को उत्तर प्रदेश से हटाना और उसके बाद केंद्र से हटाना। नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। अनकट विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, खाकी का रौब, 67 एनकाउंटर और खाकी से रिटायरमेंट के बाद सत्ता के गलियारों तक पहुंचने का सफर। मैं बात कर रहा हूं पूर्व IPS अधिकारी प्रेम प्रकाश जी की। वो भाजपा के शासन में ADG पद से रिटायर हुए थे और रिटायर होने के बाद उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। कमल से उनको बड़ा प्रेम था और इसीलिए शायद उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। लेकिन भाजपा को शायद उनका साथ पसंद नहीं था। जब वो भाजपा सरकार में अधिकारी थे तो उनको प्राइम पोस्टिंग मिली, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आंखों के वो तारे थे। लेकिन जब उन्होंने राजनीतिक दोस्ती की बीजेपी से तो उनके हाथ में कुछ नहीं लगा। शायद यही वजह थी कि उन्होंने भाजपा का दामन छोड़कर चंद्रशेखर आज़ाद का दामन थाम लिया, उनकी पार्टी ज्वाइन कर ली। एक खास बात प्रेम प्रकाश जी के बारे में कही जाती है कि अपनी वर्किंग के दौरान वो जितने चर्चित थे उतने ही विवाद भी उनके साथ जुड़े थे। वो कभी नौकरी करते हुए किसी से डरते नहीं थे, पॉलिटिकल प्रेशर मानते नहीं थे। शायद यही वजह थी कि जो उत्तर प्रदेश की सबसे टफ मुख्यमंत्री मानी जाती थी मायावती, उनके साथ भी उनका जो तारतम्य था बहुत शानदार था। और कई बार तो फ्री हैंड देने के चक्कर में मायावती भी असमंजस में पड़ जाती थी क्योंकि उनके लिए बहुत सारी परेशानी खड़े कर देते थे। SSP थे तो उन्होंने बसपा के कई नेताओं को ही लाठी मारकर बंद कर दिया। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का अनकंफर्टेबल होना तो लाजमी है। खैर, इन तमाम मुद्दों पर हम प्रेम प्रकाश जी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भाई जब आपका योगी जी से बड़ा अच्छा रिश्ता था, भाजपा की आंखों के आप तारे थे, तो आखिर आपने अचानक से भाजपा का दामन छोड़ क्यों दिया? क्या आपके अंदर पेशेंस की कमी थी या जो वादा किया था वो समय से पूरा नहीं हो पाया? प्रेम प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो अनकट विद अनुराग में आपका। जी नमस्कार सभी को, साथियों को जय भीम जी। कैसे हैं आप? बस बहुत अच्छे। और प्रेम प्रकाश जी, सबसे पहले मैं आपसे थोड़ा सा टफ सवाल पूछना चाहूँगा। जी देखिए, आमतौर पर होता क्या है, जब आप वर्किंग में होते हैं, अधिकारी होते हैं, तो जनता के साथ आप बिल्कुल वही काम करते हैं जो आपको करना चाहिए। भाई मेरिट पे आप लोग काम करते हैं।
उसमें कुर्सी में रहते हैं आप, उसके बाद राजनीति में आप आ जाते हैं तो किसी ना किसी का आप हक छीनते हैं। मान लीजिए आप किसी ज़िले से चुनाव लड़ेंगे, एमपी का या विधायकी का, तो वहाँ के जिस भी पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पर उस तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आप तो पैराशूट से उतर कर आते हैं सीधे, आपको पार्टी के हाईकमान भी बहुत अच्छा मानते हैं, भी प्रेम प्रकाश जी बड़े चर्चित अधिकारी हैं और हमारे साथ जुड़ेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन आपको लगता नहीं कि जो कार्यकर्ता होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, उनके साथ आप लोग अन्याय करते हैं? जहाँ तक राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो हम लोग अपनी सर्विस के दौरान भी ऐसे लोग जो दबे कुचले सताए हुए लोगों के, गरीब तबका, उसके साथ हमेशा सहानुभूति रखी। और हमारी जो पहचान थी वो यही थी कि वहाँ हमारे जो जन सुनवाई में या हमारे कार्यालय में एक बार यदि कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति पहुँच गया तो उसे किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं। फिर यदि वह बिल्कुल उसकी समस्या जेन्युइन है, वो अपनी बात सही तरीके से रख पा रहा है, तब उसको न्याय मिलता था। तो लोग हमसे उस तरह से जुड़ जाते थे, वो मनोवैज्ञानिक रूप से भी इस तरह जुड़ाव महसूस करते थे कि उनको लगता था कि ये कोई अपने हैं। और उसका असर राजनीति में जब हम आए तो कोई विशेष विरोध नहीं। कुछ ही लोग जो पार्टी में हैं, जैसे आज़ाद समाज पार्टी अभी ज्वाइन की, तो वहाँ का जो कार्डर है, जो पहले से ही एस्टैब्लिश्ड वहाँ के लीडर्स हैं, उन्होंने सबने स्वागत किया। उनको कहीं नहीं लगता कि उनका कोई उसमें पद जा रहा है या हम कहीं वहाँ पर पैराशूट से वहाँ पर ड्रॉप कर दिए जा रहे हैं या किसी का कोई जो उनको टिकट मिलने जा रहा है उसको छीन लेंगे। ये ना होकर बल्कि उनका उत्साह बढ़ा है। उनको लग रहा है कि एक ताकत हमारे साथ जुड़ गई है। और मैं देखता हूँ कि हमारे साथ जो इतना सारा हर वर्ग के लोगों का जो हमें प्यार मिला, क्योंकि हमने निष्पक्ष कार्रवाई करने की कोशिश की। ये ज़रूर है कि कहीं अगर लगता था कोई दबंग व्यक्ति है, किसी गरीब आदमी को सता रहा है, तो हमने हमेशा उसका जो, चाहे वो कितना भी पॉलिटिकल पैट्रोनाइज पाया हो, चाहे कितना भी वो अमीर हो, उन चीज़ों से बिल्कुल लेश मात्र भी परवाह न करते हुए हमने उसका साथ दिया जो गरीब व्यक्ति है, प्रेम प्रकाश जो सही जी, है। मेरी कई लोगों से आपको लेके बात हुई, जैसे ही आपने आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन की तो लोगों ने कहा कि भाई प्रेम प्रकाश जी तो बड़े चर्चित अधिकारी थे, उनकी इमेज बहुत शानदार है, वो भाजपा उन्होंने छोड़कर गलत किया, पॉलिटिकल पार्टी ही ज्वाइन करनी थी तो बसपा ज्वाइन कर सकते थे, कांग्रेस ज्वाइन कर सकते थे, समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते थे, क्योंकि आपने एक ऐसे व्यक्ति का साथ लिया जिसके ऊपर कई एफआईआर हैं। सोशल मीडिया पर आप देखिए कि एक महिला उनके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाती है, और भी ना जाने कितनी उनके ऊपर एफआईआर हैं। एज ए पुलिसमैन जब आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करते थे, आप उनको सलाह देते थे कि भाई आपराधिक किस्म के लोगों से दूर रहना चाहिए, लेकिन आपने भी वही किया। पॉलिटिकल लालसा आपको एक ऐसे व्यक्ति के पास लेकर आ गई कि जिसके ऊपर एफआईआर हैं और जिसके ऊपर तमाम लड़कियां आरोप लगा रही हैं, तो कुछ जस्टिफाई करना चाहेंगे? देखिए, आज तक चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसे लीडर हैं जो ग्राउंड पर लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और जो हमारी व्यवस्था है उसमें एफआईआर लिखाना, कोई किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कभी भी एफआईआर लिखा सकता है, उस पर कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। कानून कहता है कि यदि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना दी जाएगी तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। ये असली जो परीक्षण होता है वो होता है कोर्ट में। ये सोच प्रेम प्रकाश जी आपकी तब भी थी जब आप अधिकारी थे, जब किसी के खिलाफ एफआईआर लिखी जाती थी तो आप उसको अपराधी नहीं मानते थे? वो तब तक अपराधी नहीं होता जब तक उसका दोष सिद्ध ना हो जाए, या उसमें हम पुलिस के हिसाब से अगर देखते थे तो ये देखते थे कि क्या केस चार्जशीट हुआ है। अगर चार्जशीट हुआ तो हम ये मान के चलते थे कि उसका कहीं ना कहीं दोष है, और उसके बाद में कोर्ट में जाके, क्योंकि परीक्षण होता, कई बार बहुत सारे केसेस स्टैंड नहीं कर पाते। तो यहाँ भी जो मैं देख रहा हूँ कि जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं वो ज़्यादातर पॉलिटिकल नेचर के हैं, और जिन लोगों के पॉलिटिकल एम्बिशंस होते हैं, जो उनके ओपोनेंट्स हैं या कुछ प्रायोजित कर देते हैं जो ऑपोजिट पार्टीज़ हैं, उस तरह के लग रहे हैं। लेकिन जहाँ तक जिस समाज का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जिनके हक हुकूक की बात करते हैं, उनके लिए वो पूरी तरह से समर्पित हैं। तो ये चीज़ उसने मुझे आकर्षित किया। और मैं देखता हूँ कि हमारे जो बहुत सारे जो पुराने अधिकारी हैं, हमारे पुलिस के कर्मचारी हैं या सेवाओं में रहे हैं, उन लोगों की भी राय ये बन रही है कि आने वाला जो भविष्य है वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद का है। तो यही देखकर मुझे लगा कि, और छोटी पार्टी में मैंने देखा कि यहाँ एकदम इंस्टेंट रिकॉग्निशन मिलती है। जिस दिन से आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन की है, मैं देखता हूँ कि पहले जब बीजेपी में मैं बहुत दिन रहा तो वहाँ लोगों के काम जरूर अफसरों के माध्यम से हम कई बार फ़ोन कर दिए तो उनकी सहायता हो जाती थी। लेकिन जहाँ तक राजनीतिक कहीं कोई मीटिंग अटेंड करना या कोई कार्यक्रम अटेंड करना, मैं देखा वहाँ ना कभी कोई सूचना होती
और मैं ही नहीं, वहाँ बहुत सारे अधिकारी हैं, मुझसे पहले भी जो कई आईपीएस अधिकारी हैं, मैंने उन्हें देखा कि शुक्ल जी, सूर्य कुमार जी रहे, कई सारे कार्यक्रम में जाते हैं, आज भी शायद ही कोई उनको जिम्मेदारी दी गई है। उनके साथ और भी राजेश राय और हमारे खुद यहाँ पर बद्री जी वो रहे, हमारे सीनियर रहे, उन लोगों ने ज्वाइन किया, लेकिन अभी तक किसी के पास भी कोई ऐसी राजनीतिक जिम्मेदारी उनको नहीं दी गई है, ना तो संगठन में और ना कोई पद मिले। तो मुझे भी उस समय बताया गया था कि शायद वहाँ पर जल्दी, क्योंकि बीजेपी में एक बहुत लंबी लाइन है और जो विचारधारा है हमारी, उससे जुड़े हुए लोगों ने कई बार कहा कि जो अम्बेडकरी साहू फूले जी की जो विचारधारा है उस पर काम करने में यहाँ कोई बाधा नहीं आएगी। खुद यहाँ के जो प्रभारी मंत्री जी थे, जो असीम अरुण जी, वो हमारे साथी भी रहे हैं आईपीएस में, उनका भी मानना था कि यहाँ कोई इस तरह का कोई आपको प्रतिबंध नहीं देखने को मिलेंगे और हम अगर बाबा साहब की आइडियोलॉजी पे काम करेंगे तो यहाँ आराम से कर सकते हैं और रूलिंग पार्टी में रहकर ज़्यादा बेहतर हम लोगों के लिए काम करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। 2 साल मैंने लगभग इंतज़ार किया और ऐसी कोई बात नहीं थी, हमने कभी कोई तय नहीं किया था, आज भी ना इस पार्टी में किया, ना उससे पहले बीजेपी में कभी तय किया कि हमें कोई पद दिया जाएगा, ना हमें इस तरह का कोई लालच है। जनसेवा करने का एक जो जज्बा है, जो हमारा सर्विस के दौरान रहा, वही राजनीति करने के दौरान भी है। और यहाँ ऐसा कि कोई पद आप देख ही रहे हैं, एक चाहते तो हम दूसरी पार्टियों से काफ़ी मेरे पास में ऑफर थे इस तरह के, बड़ी पार्टियां ज्वाइन की जा सकती थी, लेकिन जहां मैं देख रहा हूं कि हम लोगों का जो जुड़ाव, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो परिवार में, चाहे हमारे गांव में या आसपास के क्षेत्रों में, तो उनका ज़्यादातर का जो रुझान है वो इस तरह की पार्टियों के थ्रू है, जो बाबा साहब का और फूले शाहू जी की जो उनकी विचारधारा, उसको जो आगे बढ़ाएगा। मतलब आपको ये लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो दलित जो लोग हैं उनका अपना होने का वो नाटक करती है, वास्तव में उनके लिए काम नहीं करती, आपका ये कहना है मतलब साफ तौर पर? देखिए, आज की डेट में अगर हम देखेंगे, सभी जो क्लास 4 के जॉब्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा दलित वर्ग के लोग होते थे, आज उनको सबको आउटसोर्स कर दिया गया है। जो नौकरी की अपेक्षाएं रहती थी, पूरा समाज जो आज जितना भी विकास आप देख रहे हैं वो जो आया है रिजर्वेशंस के कारण, या हमारे जो लोगों ने सरकारी सेवाओं में जो उनको प्रतिनिधित्व मिला, तो उससे काफ़ी ज़्यादातर जो हमारे दलित वर्ग के लोग हैं उनको जो नौकरियां मिली, और जो गरीब लोगों का भी वो उनका ज़्यादा प्रतिशत किस में रहता था, क्लास 4 जॉब्स हैं। खुद हमारे पेरेंट्स और बाकी लोग आसपास के, मैं पूरे गांव में देखता था कि सब गवर्नमेंट जॉब में होते थे, रेलवेज़ में, पोस्ट एंड टेलीग्राफ में, बैंकों में। आज जितने भी बैंक हैं, चाहे रेल है, चाहे भेल है, सभी का आप देख रहे हैं कि उनको सबको बेचा जा रहा है। जो आउटसोर्सिंग जिस तरह से की जा रही है, लोगों की जॉब्स उनके पास नहीं है। आज जो आउटसोर्सिंग करते हैं तो कंपनियां उनका जो दोहन कर रही हैं। कहीं आज भी आप न्यूज़ पढ़ते हैं कि गटर में उतार दिया गया किसी सफाई कर्मी को और वो जाकर वहाँ पर जहरीली गैस से मर जाता है। तो आदमी की कोई इस तरह की कीमत नहीं रही। अगर इस पार्टी में हमें मौका मिला, और जैसा कि हम बड़ी तेज़ी से इसमें अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ा रहे हैं, तो हमारी सबसे पहली पुरजोर कोशिश रहेगी कि ये जो आउटसोर्सिंग का ये सिस्टम चलाया, जिससे केवल चंद प्रभावी लोग ही इससे अमीर होते जा रहे हैं, इसको समाप्त किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब सरकारी सेवा में दी जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के 2 मुख्य कारण आप बता दीजिए मुझे। सबसे बड़ा कारण है कि आजकल आप देख रहे हैं कि जो रुपए का डिवैल्यूएशन, कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं, जो सरकारी सेवाओं में जो लोग हैं वो बिल्कुल एकदम असंतुष्ट हैं। और जो आप देख रहे हैं भारत की जो जिस तरीके से जो ह्यूमन इंडेक्सेस में आप देखेंगे तो हम सारे ह्यूमन इंडिसेस में हम नीचे जा रहे हैं। जो मानव की जो यहाँ पर गरिमा होनी चाहिए उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और प्रेस की स्वतंत्रता ही देख लीजिए, अभी मैं देख रहा था एक रिपोर्ट कि हम 150वें नंबर पे पहुंच गए हैं कि प्रेस स्वतंत्रता, हम कहते हैं कि स्वतंत्र प्रेस है हमारे यहाँ। किसी भी डेमोक्रेसी के लिए लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी, प्रेस को स्वतंत्रता, ये होनी आवश्यक है। तो ये चीज़ें बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आहत हैं हम लोग वो है कि रिजर्वेशन पर लगातार वार हो रहे हैं। आरक्षण का जो अभी तक पूरा इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ, उसे कट करने की बात चलती है और जगह जगह डिविजन्स पैदा किए जा रहे हैं, पहला। दूसरा है जिस तरह जॉब्स को कम किया जा रहा है, सरकारी सेवाओं को समाप्त किया जा रहा है, ये बेहद नुकसानदायक है।
और इसमें ये दोनों चीज़ें तो एक साथ होगी जो रिजर्वेशन से जोड़ा जा सकता है। उसके बाद शिक्षा व्यवस्था में देखो, आज सरकारी स्कूलों का बिल्कुल लगभग बंद कर दिए गए हैं बहुत सारे सरकारी स्कूल। अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हो रही। बिहार में ही मैं देखता था हजारों जो पोस्ट हैं वो खाली पड़ी हुई है, नहीं हो रही नई नियुक्तियाँ। अच्छा प्रेम प्रकाश जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि जो गरीब हैं वो सिर्फ दलितों में हैं क्या? जो स्वर्ण जातियों में गरीब हैं, क्या उन गरीबों की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है? हमारी पार्टी में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट सभी व्यक्ति जो गरीब है, वंचित समुदाय है, उसकी बात की गई है। अभी देखिए, जो गरीब व्यक्ति है उसकी भी जो लिमिट EWS में लगभग 8 लाख रुपए की तय की गई है। और बहुत सारे गरीब हैं, उनको आरक्षण दिया गया है, लेकिन प्रभावित वो भी हो रहे हैं, उनकी भी जॉब्स जा रही हैं, क्योंकि क्लास 4 जॉब्स जो पहले बैंकों में, इंश्योरेंस कंपनीज में, सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, गवर्नमेंट में जो थी वो समाप्त कर दी गई हैं। और आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा लाभ किसको मिल रहा है? जो पूंजीपति है। तो यहाँ जो है वो हैव नॉट की जो खाई है वो बढ़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखें तो आप ही के साथी, जैसा कि आपने बताया कि असीम अरुण, वो IPS पद उन्होंने छोड़ा और उसके बाद वो विधायक बने और फिर वो सीधे मंत्री बन गए। ब्रजलाल जी, मायावती जी के शासनकाल में बड़े आपके वो सीनियर रहे थे, वो भी, तो वो भी आजकल राज्यसभा सांसद हैं। तो उन लोगों को तो मनचाही चीज़ें मिल गई जो वो चाहते थे, प्रेम प्रकाश को क्यों नहीं मिल पाई? देखिए, बीजेपी में जो मेरा मानना है, जो लोग बीजेपी की लगातार तारीफ करेंगे, जो बीजेपी की जो भी पॉलिसी, चाहे वो गलत है सही है, उसको सही ठहराएंगे, वही लोग सरवाइव कर पाएंगे। जो ज़्यादा लगेगा कि दलितों के हित की बात कर रहे हैं, गरीबों के हित की बात कर रहे हैं, तो शायद उसकी बात को वहाँ पर कोई तरजीह नहीं दी जाती, और उससे कोशिश की जाती है कि जो बोलने वाले लोग हैं, जो इस पक्ष में बोलेंगे, उनको शायद ही कोई मौका मिले। संभवतः उनको लगा होगा कि ये चुप रहने वाले व्यक्ति नहीं है, इसलिए शायद हमें कोई मौका वहाँ पर। प्रेम प्रकाश जी, आपको बीजेपी और योगी में से कौन एक पसंद है? अब मेरी जो व्यक्तिगत जो इंक्लिनेशन थी वो योगी जी के साथ थी, क्योंकि उन्होंने मुझे अवसर दिए और फील्ड में एक फ्री हैंड दिया। मैं IG रेंज के पद पर कार्य किया लगातार। उसके बाद लगातार बैक टू बैक में 3 जोन में ADG जोन रहा। तो उन्होंने मेरा जितना भी कर सकता था जो सरकारी सेवा में, एक बड़ी नई ऊंचाई तक उन्होंने पहुंचाया। तो अगर देखा जाए तो ये पार्टी स्तर पर अगर देखा जाए तो बीजेपी से मेरी कोई विशेष लगाव था नहीं, लेकिन जो लगाव पैदा हुआ वो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ काम किया तो लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं हम लोगों की सेवा कर सकते हैं, और हमने किया भी। एज ADG जोन मैंने ये इंश्योर किया अपने पूरे जोन में कि जो आरक्षण होता है, जो SC ST OBC का, और जो आरक्षण के दिए हुए हैं जैसे SO के पद, कई बार SPs उसको पूरा नहीं करते। मैंने हर जोन में ये इंश्योर कराया। कई बार कुछ लोग ऊपर से अधिकारी भी कहते थे कि भाई इस पे ज़्यादा जोर ना दीजिए, ये पार्टी की प्रायोरिटी नहीं है। तो मैं यही कहता था कि सर लिखा पढ़ी में तो ये है, और माननीय मुख्यमंत्री जी इससे सहमत भी रहते थे, क्योंकि जब भी हमने इस तरह के लोगों पर जिन्होंने रिजर्वेशन पूरा नहीं किया, हमने कार्रवाई की, तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। बहुत लोग हैं जो उस समय के जो MP थे, MLAs थे क्षेत्रीय, वो कई बार हमारी इस कार्यप्रणाली से नाराज़ हो जाते थे कि ये आजकल कहाँ है साहब, ये तो रिजर्वेशन वाला पहली सरकारों में चलता था। मैंने कहा ऐसा नहीं है, ये सब शासनादेश है, इसके लिए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाना। हर महीने मुझे रिपोर्ट देनी होती है कि क्या ये सब पूरा किया गया कि नहीं, तो कागजों में हम ये फर्जी कार्रवाई नहीं दिखा सकते। और सभी SPs के ऊपर ये पूरा दबाव रहता था कि कहीं भी कोई ऐसा गरीब व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जो उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसकी बात अगर नहीं सुनी जाती तो हम लोग कड़ा एक्शन लेते थे और उसको ऊपर से सपोर्ट मिलती थी। तो ये कई सारे ऐसे बिंदु रहे जिससे मुझे लगा कि शायद मुझे फिर से ऐसा मौका मिलेगा। लेकिन शायद मुझे लगता है कि जो अंदरूनी कलह है बीजेपी में भी, आप देखते हैं कि वहाँ भी एक पावर गेम चलता रहता है। पता नहीं कितना सत्य है, लेकिन मुझे लगता था कि ज्वाइनिंग से पता नहीं कौन नाराज़ थे। इसको लगता था कि किस पक्ष ने ज्वाइनिंग करा दी है, किन के फ़ोटो प्रकाशित हुए हैं मेरे साथ। तो हालांकि मैं किसी ऐसे खेमे से हमने कभी कोई संबंध नहीं रखा, ना ही मेरा कोई बहुत ज़्यादा आना जाना। एक एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका रही, हमारी पुलिस अधिकारी की रही, उसमें हमने बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई की और उसको पूरी सपोर्ट मिलती थी माननीय मुख्यमंत्री जी से। योगी जी की एनकाउंटर पॉलिसी और बुलडोजर जो मॉडल था, उसको लेके प्रेम प्रकाश जी किस तरह से उसको एक्सेप्ट करते थे सर्विस के दौरान, और सर्विस के बाद क्या व्यू है उनका? देखिए, उसमें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब कंडीशन होती है, मान लिया अपराध बहुत ज़्यादा हो, माफिया गर्दी ज़्यादा हो,
जिस समय बीजेपी सरकार आई थी हम लोग साइड में थे, ट्रेनिंग में हम लोग काम करते थे। लेकिन उसके बाद जब हम फील्ड में आए हमने देखा कि यहाँ सरकार की ये प्रतिबद्धता थी कि हम लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करेंगे, और उसके लिए कई सारे ऐसे कदम लिए गए कि बदमाशों पर सख्त कार्रवाई की गई, माफियाओं पर की गई। उसमें कई जगह हाफ इनकाउंटर ये सब भी हुए। तो जब भी पुलिस पर कोई इस तरह का कोई बदमाश है, अगर वो हमले करता तो पूरी खुली छूट थी। पुलिस पहले कई बार घबरा जाती थी, वो देखती थी कि किस कास्ट का है, किस रिलीजन का है, कहाँ है, उस पर अपराधी को पकड़ना है या गोली चला रहा है तो उसको चलाने देनी है या उसका हमें प्रतिरोध करना, ये संशय नहीं था। ये था कि अगर कोई बदमाश पुलिस के ऊपर गोली चलाता है तो फिर आप तुरंत एक्शन कीजिए, उसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। तो मतलब योगी जी की एनकाउंटर और बुलडोजर पॉलिसी से आप संतुष्ट थे और आज भी संतुष्ट हैं? देखिए, जो कई बार उसका लोगों ने दुरुपयोग किया है। हाँ। बहुत सारी ऐसी जांचें आई जिसमें अभी आप देखेंगे भरत तिवारी इनकाउंटर का आपने देखा होगा बिहार में। हाँ। उसमें साफ साफ पता चला कि ये जो कुछ गलतियां की गई हैं। आज भी कई मामले ऐसे हैं जिसमें फर्जी, हमारे टाइम में भी कई हमने कुछ लोगों को पनिश किया कि उन्होंने फर्जी पैर में गोली दिखा दी और जबकि गोली लगी नहीं है, केवल ऐसी पट्टी बांधे हुए घूम रहा बदमाश। तो ऐसे लोगों को भी सजा दी गई। और बहुत से ऐसे लोग थे कि किसी केवल वसूली के लिए पता चला कि जो उसका हाफ एनकाउंटर की धमकी दी जा रही है, ऐसे लोगों को भी पनिश किया। तो ये इसका जब दुरुपयोग होता है इस तरह की पॉलिसीज़ का, तब ये इस पर प्रश्न लगने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर पुलिस का देखिए, पुलिस किसी पार्टी के प्रति कम प्रतिबद्ध है, उसको है कानून के हिसाब से चलना, रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करना, रूल ऑफ लॉ को रिस्पेक्ट करनी है। तो हमारी पार्टी भी अगर जब भी आएगी, रूल ऑफ लॉ हमेशा सुप्रीम रहेगा। प्रेम प्रकाश जी, आपसे बातचीत करके मुझे ये तो पता लग गया कि आपने भाजपा का दामन क्यों छोड़ा, असली विवाद क्या था। हालांकि वो विवाद आपने बताया नहीं, बातों बातों में आप बता गए। आप योगी जी को पसंद करते थे और उन्हीं की वजह से आप भाजपा आपने ज्वाइन की। ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है, क्योंकि मैंने देखा कि वो बड़ा उनका निष्पक्ष व्यूज रहते थे और कभी उन्होंने किसी बदमाश के खिलाफ कार्रवाई करने में, या कोई बहुत लोग शिकायत करते थे, मेरी शिकायत करते थे कई बार कि साहब वो और आप योगी जी के कोटे से, तो इस वजह से आपको वो कुछ नहीं मिला पार्टी में जो मिलना चाहिए था। अब ये अंदरूनी उनकी पार्टी का मैं देखता हूँ कि जो जहाँ तक मुझे लगता था कि जो मंत्रियों की भी सूची है वो सब वो सेंटर से ऊपर से आती थी। आज बहुत सारे मंत्री मैं देखता हूँ वो योगी जी के खिलाफ बोल देते थे। STF को किसी ने कह दिया स्पेशल ठाकुर फोर्स है। हाँ, तो इस तरह के जो है गवर्नमेंट के खिलाफ बयान देते रहते हैं और सिटिंग कैबिनेट के मंत्री हैं। इससे साफ पता चल जाता है कि मंत्रियों में, माननीय मुख्यमंत्री में आपस में शायद हो सकता तालमेल का अभाव रहता है। योगी जी का क्या विजन था आपको लेकर? कभी उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड बताया हो कि भाई आपको जब राजनीति में आपको मैं लेकर आऊंगा तो आपके लिए ये करूंगा, आप पार्टी के लिए ये काम करना, कभी कोई बात हुई इस तरह के विजन को लेकर? कोई वो हमेशा मुझे काफ़ी बढ़ावा दिया उन्होंने, और उन्होंने शुरू में आश्वस्त भी किया था कि आपको बिल्कुल अच्छी पोजीशन में रखा जाएगा। लेकिन बाद में लगा कि रिटायरमेंट के बाद सब कुछ बदलता जाता है। बहुत लोग हैं कान भरने वाले होते हैं, या हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में ना हो। दो एक बार मैं मिला भी, मैं किसी और कभी किसी मंत्री या किसी कोई पदाधिकारी से अलग से जाके मैं कभी नहीं मिला। अच्छा प्रेम प्रकाश जी, योगी जी के ऊपर ठाकुरवाद का बड़ा आरोप लगता है। क्या आप मानते हैं कि एक जब प्रेम प्रकाश जैसे ऑफिसर को फ्री हैंड दिया, जब तक आपकी सर्विस रही तब तक वो प्राइम पोस्टिंग पर आपको उन्होंने रखा, तो कहीं आपको नजर आया कि योगी जी ठाकुरवाद में बिलीव रखते हैं? देखिए, पहली बार जब हम देख रहे थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसमें SC ST के ऑफिसर्स को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया था। और ख़ासकर SC में भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जिससे मैं आता हूँ, उसको तो बिल्कुल ये इंश्योर कर लिया गया था कि इनकी जाति का कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। बात केवल इतनी थी कि ये सब मायावती की जात के जितने भी लोग हैं वो सब नहीं रहेंगे, और इस पे पूरा उन्होंने काम किया। तो वहाँ बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन नहीं था। हमारे जो साथी अधिकारी थे, कोई मेरिट का कोई मतलब ही नहीं। लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ जी, तो इन्होंने ये इंश्योर किया कि किसी भी जातिगत आधार पे कोई इस तरह की चीज़ों को रोका नहीं जाएगा। और उन्होंने अवसर दिए। मेरे समय में बहुत सारे जो अधिकारी जो हमारे वर्ग से आते थे, कोर्ट रिजर्वेशन से जो आई हुई कैटेगरीज हैं जितनी भी, उनको सबको अवसर दिए लगातार, और उनको महत्वपूर्ण पदों पर रखा। मैं स्वयं जो है 3 ADG मतलब जोन के पद मेरे पास रहे। शायद ही कोई अधिकारी ऐसे होंगे कि जिनको लगातार जो है 3-3 जोन मिले हों, कोई नहीं अधिकारी ऐसे नहीं थे।
तो मैं कह सकता हूँ कि इस मामले में वो काफ़ी ऑब्जेक्टिव व्यू उनके रहते थे। वो देखते थे कि कौन असर का डाल सकता है, लॉ एंड ऑर्डर को जो है बिल्कुल अच्छे से मुस्तैदी से चला सकते हैं, ऐसे लोगों को वो देते थे, वरीयता देते थे। प्रेम प्रकाश जी, बहुत बड़ी बात आप ये कह रहे हैं, क्योंकि अब आप आज़ाद समाज पार्टी में हैं और एक तरह से बीजेपी और योगी जी के खिलाफ आप लोग हुंकार भर रहे हैं, उसके बाद आप योगी जी की तारीफ कर रहे हैं, तो कहीं चंद्रशेखर बुरा तो नहीं मान जाएंगे? अब इसमें जो बात है, वो जिस बात को सब लोग जानते हैं और जो हमने देखा है, उसमें कहीं कोई कथनी और करनी में हम लोगों का अंतर नहीं होगा। अगर लगता है कि कोई बात का किसी का लगता है कि बुरा लगता है, तो नेताजी को बताया जाएगा कि ऐसा नहीं है, जहाँ जो सही बात है, और इसीलिए हमें रखा भी गया है। हम लोग एक थिंक टैंक के रूप में काम करेंगे और काफ़ी लोग जो ऐसे हैं, जो वरिष्ठ हैं, जो अधिकारी रहे हैं या किसी क्षेत्र का एक स्पेसिफिक अनुभव रखते हैं, ऐसे लोगों को लाया जा रहा है पार्टी में। और जो पार्टी का जो काम है उसको तेजी से चलाने के लिए हर तरह के विचारों की आवश्यकता होती है। आपने प्रेम प्रकाश जी एक बात और कही कि योगी जी को फ्री हैंड नहीं है, लेकिन योगी जी को फ्री हैंड ट्रांसफर पोस्टिंग में है, पुलिस में पूरा फ्री हैंड है, इस वजह से शायद उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया चली। इसीलिए तो देखिए कि कुछ चीज़ों में उन्होंने एक बहुत बड़ा मार्क छोड़ा है। लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं कि इसमें जो है बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए बहुत सारी ऐसी सेवाएं हैं जिनमें लोग जो है काफ़ी दोष निकालते हैं और लगातार इसमें मीडिया में भी किरकिरी होती है। बहुत सारी चीज़ें जो आउटसोर्स कर दी गई हैं, तो मुझे याद है कि एक बार एम्बुलेंस सेवा, उसके कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। बाद में पता चला कि उनके सारे जो ठेके दिए गए थे वो सब कहीं गुजरात के और बाहर के अन्य स्टेट उसके लोग यहाँ पर ठेके लिए हुए थे, और उन्होंने उस सेवाओं को जो है पंगु करने के लिए, उन सेवाओं को प्रभावित करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और सरकार की उसमें किरकिरी हुई। लेकिन बाद में उसमें योगी जी ने स्टैंड लिया और बहुत ही सख्त कार्रवाइयाँ की गई और उन्होंने चेंज कराया बहुत सिस्टम, तो तब जाकर वो हालात काबू हुए। तो ऐसे हैं कहीं ना कहीं ये पार्टी में, तो आप देखते हैं कि ये चलता रहता, खींचतान, पावर गेम चलता रहता, और पावर स्ट्रगल ये एक बड़ा नेचुरल सी चीज़ है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। लेकिन एज फार एज सीएम इज़ कंसर्न, पर्सनली मैं कहूँगा कि उनमें गुण ज़्यादा हैं, लोगों को परखने की क्षमता ज़्यादा है, और उन्होंने जो कार्रवाइयाँ की हैं, नीचे वाले हो सकता है कई जगह कहीं उसको इम्प्लीमेंट करने में गड़बड़ करते हों, लेकिन अगर पर्सनल तौर पे, जाति तौर पे मैं देखूं, तो कुल मिलाकर वो बहुत ही निष्पक्ष और जो टैलेंट है उसको बिल्कुल पहचानते हैं और लोगों को पूरा मौका देते हैं। अच्छा प्रेम प्रकाश जी, कई बड़े बड़े एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए, जैसे जब आप एडीजी शायद कानपुर थे तो बिकरू कांड आप ही के समय में हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। नहीं, बिकरू कांड मेरे समय में नहीं हुआ था, मैं जस्ट छोड़ चुका था। अच्छा, और जो चर्चित हुई थी, कभी देखना जो नेट पर भी पड़ी हुई हैं, हाँ। जो क्षेत्राधिकारी उसमें जिनकी हत्या हो गई थी, दुबे ने जिसको मार दिया था, वो मेरे साथ भी सीओ रह चुके थे, और उसमें एक बहुत ही वायरल वीडियो है, देखेगा वो आपको मिल जाएगी, जिसमें वो बात कर रहे हैं अपने मरने से कुछ दिन पहले, और पूर्व डीजीपी हैं श्री अरविंद जैन, उनको फ़ोन लगाकर वो बात कर रहे हैं कि मेरी सिफारिश कर दो, मेरा सर्कल चेंज करा दीजिए, यहाँ सर्कल अच्छा नहीं है, सिटी में मुझे करा दीजिए। साथ में फिर वो बताते हैं एसएसपी की, उसमें उन्होंने काफ़ी जो बुराइयाँ की हैं, और वो पूछ रहे हैं कि भाई पहले कैसा, ये अभी क्या होने लगा ऐसा, कि नहीं साहब पहले जो है बहुत टाइट रखते थे। कौन थे? तो उसने देखना बहुत सारे शब्द हैं जो मेरी तारीफ में कहे कि वो बहुत टाइट रखते थे यहाँ सिस्टम को, और वहाँ कुछ नहीं होता था। दुबे कोई बहुत बड़ा अपराधी नहीं था। दुबे का मैंने जो वहाँ पर देखा, मैं तो जानता भी नहीं था दुबे नाम का कोई बदमाश है। हालांकि वो बॉर्डर पर, बिल्कुल कानपुर के बॉर्डर पर उनका जो है, नगर क्षेत्र के बॉर्डर पर उनका गांव था, और जो भी वहाँ पर ये हादसा हुआ, और ये मिस हैंडलिंग ही कहूँगा मैं। हमारे सामने इस तरह का कोई इशू था नहीं वहाँ पर तब तक। उसकी गाड़ी पलटना, उसको एमपी से गिरफ्तार करके पुलिस ला रही थी, गाड़ी पलटना, वो एक इत्तेफाक था या सब कुछ मैनेज्ड मामला था वो? क्योंकि आम जनता तो यही कहती है कि योगी ने जिसको मारने के लिए सोच लिया उसका एनकाउंटर तय है। अब उसमें जांच रिपोर्ट भी आ गई है, तो उस पर कोई भी कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा। हालांकि जिस तरह का कृत्य उसने किया था, मुझे लगता है कि उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं हुई उस घटना की। वो डिजर्व करता था मरने के लिए। मरने के लिए नहीं, लेकिन कानूनन जो उसको जस्टिफाई कर दिया गया, उसमें मैजिस्ट्रियल जांच भी हुई है,
कोर्ट से भी संभवतः उसमें क्लीन चिट मिली है पुलिस को, तो उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना ठीक नहीं होगा। लेकिन उसमें कुछ लोगों के लिए जो जैसे नई नवेली एक दुल्हन का नाम आया था और बाकी कुछ और ऐसे थे अपराधी जिनका बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल नहीं था, उनके बारे में ज़रूर प्रश्न खड़े किए गए थे कि उनको जेल नहीं भेजा जाना चाहिए था या उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन पुलिस की जो पॉलिसीज़ रही हैं उसमें यह है कि अपराधी अगर वार करेगा, उसमें भी ये दिखाया गया था कि उसने पिस्टल छीनकर और फायर करने की कोशिश की और उसी में उसको मारा गिराया गया। तो अब उस पर कोई कमेंट करना उचित नहीं रहेगा। अच्छा प्रेम प्रकाश जी, भाजपा से अलग आप क्यों हुए ये तो मेरी समझ में आ गया, लेकिन सबका ये सवाल है कि आप बहन जी की आंखों के तारे थे। बहन जी का मतलब मायावती जी। मायावती जी ने जितना फ्री हैंड दिया आपको शायद योगी जी ने भी नहीं दिया होगा। उनसे बिछड़ने का क्या कारण रहा? कभी आपके मन में यह नहीं आया कि बसपा भी ज्वाइन करनी चाहिए? वैसे जहाँ तक फ्री हैंड का सवाल है, बहन जी का इतना फ्री हैंड नहीं होता था। अच्छा। हाँ, उनके जो मंत्री, उनके कैबिनेट सचिव और बाकी लोग बहुत स्ट्रिक्ट नियंत्रण रखते थे और कई बार वो कई लोगों के बारे में जब शिकंजा कसा जाता था तो वो कई बार उसको शिकंजे को थोड़ा हल्का करने के लिए बोलते रहते थे। लेकिन फिर भी हम अपने हिसाब से काम करते थे और ये लोग जानते थे, बाकी जानते थे कि कितनी बात सुनी जाएगी, कितनी नहीं सुनी जाएगी। लेकिन बहन जी से बहुत ही नज़दीकियाँ रहीं। उसके बाद एक हमारी बेटी चुनाव भी लड़ी बीएसपी से, सीमापुरी से उसने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, तो उस समय और बड़ी नज़दीकियाँ रहीं, मिलना जुलना भी रहा। लेकिन कुछ व्यक्तिगत कारण ऐसे रहे कि जिनसे नाराज़ हो गई। बहन जी कई बार छोटी छोटी बातों पर भी नाराज़ हो जाती हैं, तो उससे लेकर अपने आप ही फिर हमने वहाँ जाना बंद कर दिया, बातचीत बंद हो गई। ऐसा नहीं है कि कोई परिचय नहीं रहा, लेकिन ना फिर हमने उधर देखा ना उन्होंने कभी बुलाया। और कुछ लोगों ने कोशिश की, जब मैंने यहाँ से सर्विस से जैसे ही मेरा जो रिटायरमेंट हुआ तो उन्होंने संपर्क किया, उन्होंने कहा जी बसपा में आप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स के फ़ोन आए, तो मैंने कहा बात करा दीजिए। तो एक भी ऐसा बीएसपी का कोई भी कोऑर्डिनेटर बात नहीं करा पाया? नहीं, वो हो ही नहीं सकती थी। मैं तो जानता था, वो कहते थे, लेकिन उनका मन रखने के लिए वो कहते थे कि आपकी मुलाकात करा देते हैं, भाई करा दीजिए, लेकिन वो शायद ही कोई करा पाया। ऐसी बहन जी से आपकी क्या दावत हो गई कि कोऑर्डिनेटर्स बात नहीं करा पाए? कोऑर्डिनेटर तो बड़े पावरफुल होते हैं, वो जिसको चाहते हैं उसको बहन जी के पास ले जाते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं भी कई कोऑर्डिनेटर्स को जानता हूँ कि भाई आज उन्होंने तय कर लिया कि मेरठ से या गाजियाबाद से ये आदमी चुनाव लड़ेगा, और कोऑर्डिनेटर्स सीधे बहन जी के पास ले जाते थे और उसका टिकट फाइनल हो जाता था। तो प्रेम प्रकाश जी को कोऑर्डिनेटर चाहते थे, तो बहन जी से ना बात हो पाई ना मुलाकात हो पाई। तो इस अदावत की क्या वजह है? कोई ऐसा गहरा राज तो प्रेम प्रकाश जी ज़रूर होगा कि बहन जी आपकी फ़ोन लाइन पर नहीं आ पा रही हैं। वो वहाँ कई बार ऐसे नेता थे जिनकी वजह से ये सब मामला बिगड़ा। जब बेटी मेरी वहाँ चुनाव लड़ने के लिए पहले सीमापुरी से लड़ी, उसके बाद उनका यूपी से चुनाव लड़ना लगभग तय हो गया था। लेकिन पार्टी में नौकरी के एक जो पब्लिक सर्वेंट के रूप में तो लोग एक्सेप्ट कर लेते थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि पार्टी में भी इनका कद बढ़ता जा रहा है, इनके कहने से टिकट भी हो जा रहा है, और बेटी ने जस्ट शुरुआत की थी एक अपने राजनीतिक सफ़र की, तो उसमें लोगों को बहुत बुरा लगा। और बहुत सारे लोग उसमें से अब पार्टी छोड़ के जा चुके, कोई भी नहीं है उनमें से बहन जी के साथ, लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा, उनमें से नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी एक नेता थे। बिल्कुल, आपने सही नाम पकड़ लिया। उन्होंने सीधे सीधे मोर्चा खोल लिया था। उनका ये था कि मैं जिसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि बहन जी बहुत विश्वास करने लगी थी। मैंने काफ़ी लोगों के टिकट में भी उनकी मदद की, और उनको जिसके लिए हम रिकमेंड कर देते थे उनको मान लेती थी, क्योंकि मैं बाम सेफ से भी लगातार जुड़ा रहा, तो मीटिंग्स में भी बाम सेफ की मैं जाता रहता था, और जब भी हमारा कोई सुझाव देने का या कोई पार्टी में कोई बात हो तो उसमें हम लोगों की बात सुनी जाती थी। अच्छा, बसपा में ये कहा जाता था कि भाई जो टिकट लेता है वो पैसे भी देता है, ये बात सही है? अब इस पर कोई कमेंट करना ये लोग जो देते रहे वही बता पाएंगे, लेकिन इसमें कुछ भी कमेंट करना ठीक आपका टिकट फ्री हुआ बेटी का, आपने कोई पैसे नहीं दिए? नहीं, हमने कोई पैसा कोई नहीं दिया था इसमें। ये सब दिल्ली में तो कोई टिकट लेने वाले भी बहुत कम थे। बल्कि उस समय परसेंटेज जो है वोट्स का गिरता जा रहा था। हम लोगों ने कोशिश की कि इसको बढ़ाया जाए और एक बार फिर से जान फूंकने की कोशिश की,
लेकिन आम आदमी पार्टी की एक ऐसी हवा चल रही थी उस समय, आपने देखा होगा 70 में से 67 स्थानों पर उनकी जीत हुई, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छे चुनाव लड़े। लेकिन वोट करीब जो 8-10 हज़ार वोट तक ही वहाँ पर मिल सके और उसमें बुरी हार हुई। जब यूपी में आप अपनी बेटी का टिकट मांग रहे थे तो उस समय कोई डिमांड हुई हो आपसे कि भाई आपको इतने पैसे जमा करने तब टिकट मिलेगा? अब वहाँ डिमांड करने की हैसियत किसी की नहीं थी। हाँ। लेकिन ये था कि पार्टी का जिस तरह का वो चलता रहता, कोऑर्डिनेटर्स का काम, मीटिंग कराना, बाकी चीज़ें, उसमें खर्चे भी होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो मतलब ये बात कहीं ना कहीं दबी जुबान में आप मान रहे हैं, तो थोड़ा बहुत खर्चा तो करना पड़ता था बहन जी के यहाँ पर? नहीं, राजनीतिक पार्टी में सभी में, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां जो है वो चलती हैं, आपको चंदा भी देना पड़ेगा। अब तो जो है आप देख रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड भी आ रहे हैं, क्योंकि किसी छोटी पार्टियों के लिए कोई भी पूंजीपति पैसे लगाने को तैयार नहीं होते, लेकिन बड़ी बड़ी पार्टियों में आप देख रहे हैं सभी पूंजीपति खूब चंदा देते हैं। अच्छा प्रेम प्रकाश जी, मुझे याद है बरेली में जब आप शायद आईजी थे या एडीजी थे, मुझे इतना याद नहीं है, संतोष गंगवार ने आपके ऊपर आरोप लगाया था कि भाई आप पुलिस की नौकरी में सीट पर बैठकर आप जय भीम बोलते थे, तो कहीं ना कहीं जो भाजपा के नेता थे आपसे अनकंफर्टेबल रहते थे कि भाई भाजपा की सरकार, हमारा मुख्यमंत्री और हमारी सरकार में पोस्टिंग इनके पास है, तो ये बसपा को प्रमोट कर रहे हैं कुर्सी पे बैठ के। तो ये बात सच है क्या? हाँ, ये काफ़ी हद तक आपने एक बात बताई है जो कि सत्य है, लेकिन लोग जो है जय भीम को एक राजनीतिक नारे के रूप में लेते हैं। वो लोग ये नहीं सोचते कि इसमें जो कम्युनिटीज़ हैं, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, वो बाबा साहब को भगवान से भी ऊपर दर्जा देते हैं। तो उनका जो अभिवादन करने का तरीका है, जय भीम करने का मतलब है कि मैं भारत के संविधान को मानता हूँ। जय भीम कहने का अर्थ है कि मैं इक्वेलिटी में विश्वास रखता हूँ, मैं लिबर्टी में विश्वास रखता हूँ, मैं फ्रेटर्निटी में विश्वास रखता हूँ। जो भारत के जो संवैधानिक मूल्य हैं, जो बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया है, मैं उसके पूरी तरह से मैं उसमें उसको नमस्कार कर रहा हूँ। तो ये ठीक उसी तरह से जैसे अन्य अनुयायी अपने हिसाब से उसको करते हैं, अपना अभिवादन करते हैं, ये भी एक जय भीम का अभिवादन किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ। ये कोई बीएसपी का कोई नारा नहीं है, ना ये कोई बहुजन मुक्ति पार्टी बनी कोई पार्टी, उसका नारा नहीं है, लेकिन ये अभिवादन करने का तरीका है। अब बहुत से लोग हैं जो हमसे जो है जय श्री राम बोलते हैं, राम राम जी बोलते हैं, और हम लोग उसी तरह से उसका रिप्लाई करते हैं। बहुत से लोगों को हम भी जो है जो अपने हिसाब से जब हम शुरुआत करते हैं तो जय भीम बोलते हैं, नमो बुद्धाय बोलते हैं, तो लोग उस तरह से उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो इसमें कोई दुर्भावना ये नहीं परिलक्षित होनी चाहिए। लेकिन वहाँ लोगों को लगा, वहाँ कई ऐसे नेताओं को लगा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, कि उन्हें लगा कि शायद जय भीम करने से ये किसी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। मंशा ये कभी नहीं रही। मैं तो आज भी, और उस समय भी ना केवल जय भीम बोलते थे बल्कि जय भीम का नारा भी लगाते थे। चाहे वो हमारा 14 अक्टूबर का प्रोग्राम हो, चाहे उसके बाद में 6 दिसंबर के प्रोग्राम हो, या बाबा साहब की जो जयंती है उसमें 14 अप्रैल के जितने भी कार्यक्रम हैं, खुल के हम मंचों सर और हर वर्ष जाते थे, उसमें जो है नारे भी लगाते थे, जय भीम के नारे लगते थे खूब। तो ये पता नहीं उनका सोच क्या रही होगी, लेकिन ये हाँ मीडिया में काफ़ी इसके ऊपर चर्चा हुई, बहुत लोगों ने इसमें इसके पक्ष में इसके विरोध में ये चीज़ें लिखी। लेकिन जब हम जो मैदान में होते थे, जैसे हमारा परेड का मैदान है, हमारा पुलिस का जो है ऑफिस है, या हमारा जो थाने के निरीक्षण में जा रहे हैं, तो हमारा जो पुलिस का जो अभिवादन का तरीका जय हिंद, हम उसी तरीके से सैल्यूट करना, जय हिंद करना, वो सब करते थे। उसमें हम कहीं मिक्सिंग नहीं करते थे। लेकिन हमारी जो सामाजिक सभाएं हैं, सामाजिक जो गैदरिंग है, या कहीं आना जाना है, या पारिवारिक तौर पे कुछ लोग मिल रहे हैं, या सामाजिक तौर पे मिल रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं कि जो हमसे जानते हैं, हमारे कार्यालय में भी आ रहे हैं, अगर वो जय भीम करते थे तो हम भी जय भीम से ही उत्तर देते थे उनका। मेरठ में जब आप एसएसपी थे तो बसपा की सरकार में योगेश वर्मा एक नेता हुआ करते थे, अपनी ही पार्टी के मतलब माफ़ कीजिएगा उस समय तो आप एसएसपी थे, किसी पार्टी में नहीं थे, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के व्यक्ति को आपने सुना है बड़ा दौड़ा दौड़ा कर पीटा? नहीं, पीटा कहीं नहीं गया। वो एक सम्मानित विधायक थे उस समय, लेकिन उनके था कुछ, उनका ऑरा काफ़ी बढ़ा हुआ था। जब मैं वहाँ पर गया, वो कई सारे थानाध्यक्षों को अपने आवास पर बुला लेते थे सुबह। उनके यहाँ आवास पर काफ़ी भीड़ लगती थी, लोग आते थे काफ़ी, तो थानाध्यक्षों को बुला लेते थे, और वो सुबह 10 बजे से 12-1 बजे तक जब उनकी जैसे जन सुनवाई अपनी करते, तो उसमें सारे थानाध्यक्ष वहाँ अधिकारियों को बुलाने की कोशिश करते थे अपने क्षेत्र के।
तो थाने पर कौन बैठेगा? तो मेरी आपत्ति ये होती थी, मैं उनसे ये कहता कि आप थाना अध्यक्ष को वहाँ पर बुला लेंगे, उसकी गाड़ियों को वहाँ लगा लेंगे, जहाँ भी जा रहे हैं उनकी गाड़ियाँ उनके साथ साथ चलेंगी, तो थाने की कार्रवाई कब करेंगे? थाना अध्यक्ष काम कैसे करेंगे? तो ये बात उनको अच्छी नहीं लगी। उन्होंने शिकायत की, कह रही मैंने भी जो ऊपर प्रमुख सचिव थे गृह उनको भी बताया, डीजीपी साहब को बताया कि इस तरह की समस्याएं आ रही हैं यहाँ पर। लेकिन बाद में जो भी हुआ, मुकदमे वगैरह पंजीकृत हुए उनके ऊपर, वो मुझसे पहले के ही थे, मेरे सामने नहीं मुकदमा उसमें पंजीकृत हुआ, और उसमें जो भी उनकी आपस में बातचीत रही होगी, जब मुकदमा पंजीकृत हो गया तो वहाँ से कई बार वो फरार हो गए। फिर मायावती जी का फोन आया उनको बचाने के लिए कि भाई इनको थोड़ा सा ढील छोड़ दी इस मामले में? उस समय कभी सीधे बात नहीं करती थी बहन जी इन मामलों में। उसमें प्रमुख सचिव गृह या डीजीपी के माध्यम से, और इसमें यही बताया जाता था कि पहले तो आता था कि भाई आप जो विधायक को परेशान कर रहे हैं, तो मैंने बताया कि परेशान नहीं कर रहे, केवल एसओज को हटाया गया वहाँ से, और उनकी जो है वो कई बार अपनी जिन एसओज को चाहते थे उनकी नियुक्ति वहाँ नहीं की जाती थी। मुझे पता था कि फिर उनका जो है दुरुपयोग हो सकता है, तो उस बात को लेकर थोड़ा सा टकराव हुआ, लेकिन वहाँ से वो चले गए थे। फिर बाद में उन्होंने पार्टी से, उनको एक चीज़ और अखरती थी, वहाँ उस समय एक जिला अध्यक्ष जो बने थे बीएसपी के, उनको वो मेरे पास काफ़ी आते थे, उन्हें लगा कि शायद ये इनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन बीएसपी का जिला अध्यक्ष है, रूलिंग पार्टी का जिला अध्यक्ष, उसके पास डीएम एसएसपी के पास अक्सर समस्याएं लेके वो आते रहते हैं, तो उनको थोड़ा सा इस चीज़ का ज़्यादा लगता था कि शायद उनकी तरफ इंक्लाइंड है। और हुआ क्या कि बाद में जब ये इंसिडेंट हो गया, उसके बाद बीएसपी से उनका टिकट कट गया, और वो टिकट हो गया बीएसपी के जिलाध्यक्ष को, प्रशांत को मिल गया। अब जब ये टिकट हो गया तो वह पूरी तरह से वो पार्टी के विपक्ष में खड़े हो गए, और शायद पीस पार्टी से किसी से चुनाव लड़े, और उसमें दोनों ही हार गए। फिर उसमें बीएसपी भी नहीं जीत पाई और उनकी पार्टी भी नहीं जीत पाई, तो इस तरह से पार्टी को इनकी नुकसान ही हुआ उससे। चलिए प्रेम प्रकाश जी, ये तो आपकी अतीत की बात हुई, अब थोड़ी सी वर्तमान की बात करते हैं। अभी मेरठ में आपने ललिता गौतम का मर्डर केस का आपने पूरा वाकया सुना होगा, और आपने वो तस्वीर भी ज़रूर देखी होगी जो मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे, कुछ लोग धरना प्रदर्शन दे रहे थे, और वीडियो में दिखाई दे रहा था कि वो कोई आक्रामक नहीं थे, ना वो पत्थरबाजी कर रहे थे, ना वो कोई सरकार के विरोध में नारे लगा रहे थे। फिर भी एक एसएसपी जाते हैं और थप्पड़ों की बरसात कर देते हैं। एक वीडियो वैन का था कि वैन में मान लीजिए अपराधियों जो भी आपने प्रदर्शनकारियों को पकड़ लिया, फिर जबरन उनको आप जाकर पीट रहे हैं, तो एक एसएसपी की हरकत, इस पर आप क्या कहेंगे? अब एक आईपीएस अधिकारी से ये अपेक्षा नहीं की जाती। अगर देखा जाए, लीगली देखा जाए, तो ये आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आएगा। कोई भी अपराधी ही भले हो, और वो तो आंदोलनकारी थे, उनको जब एक पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तार कर लिया और वैन में बिठा लिया, अब तैश में आकर वहाँ चढ़कर उसको पीट देना, चांटे मार देना, और उसका वीडियो वायरल हो गया, तो ये एकदम आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है। इसे कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। पुलिस अधिकारियों ने ये जस्टिफाई करने की कोशिश की कि वो आत्महत्या का प्रयास कर रहा था, लेकिन जो अभी जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखे गए हैं, उससे ये लग गया कि वो जो आत्महत्या का प्रयास किया गया वो उसके बाद की घटना है। जब उन्होंने उसमें चांटे मार दिए, शायद व्यथित होकर उसने फंदा लगाने की कोशिश की, जिसे जाकर फिर पुलिस के कर्मचारियों ने उसको वहाँ फंदे से लगाने से रोका। तो इसका संज्ञान जो अनुसूचित जाति आयोग है केंद्र सरकार में, उन्होंने संज्ञान ले लिया है, और इसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस ली गई है। उसमें नोटिस जारी हो गए हैं कमिश्नर को और वरिष्ठ अधिकारियों को जी। और इसके साथ ही उसमें एनएचआरसी में, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में भी कुछ लोग गए हैं, संभवतः वहाँ से भी जांच होगी, और अगर ये दोष सिद्ध हो जाता है तो उनको सजा हो सकती है, कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिल सकता है। एक तरफ 2027 का बिगुल बज चुका है, तमाम बड़ी पार्टियां, खासतौर पर बीजेपी की चिंता ये है कि वे दलित वोट बैंक कैसे भी उनके पाले में आ सके, तो ऐसे में एक दलित को पीट के एसएसपी ने इस तरह से हाल कर दिया, तो आपको लगता नहीं कि 2027 में बीजेपी के लिए डैमेज होगा ये? आप पॉलिटिकली देखें तो इसका बहुत नुकसान होगा। जो घटना वहाँ हुई है, जो बालिका जिसको वहाँ मारा गया है, वो घटना ही अपने आप में पर्याप्त है कि बहुत जो गरीबों का, जो वहाँ दबंग लोगों का जो रहता है, लोगों को दबाते हैं,
तो वो बात वहाँ पर सिद्ध हो गई कि पिछले काफ़ी दिनों से वो परेशान कर रहा था, जो एक्यूज्ड है, मेन एक्यूज्ड है। 2 साल पहले भी उसने तंग किया था, मामला चौकी तक पहुंचा, उसके बाद समझौता होकर इसको किसी तरह दबाव में समाप्त करा दिया गया। लेकिन इस बार तो हद हो गई। उसको बच्ची गई हुई थी एग्ज़ाम देने, वहाँ से उसको उठाया, उसके अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर दी। और जो पीड़िता हैं, जो इनका परिवार है, बच्ची की माँ ने तो यहाँ तक बताया कि उसके ऊपर शायद तेजाब डाल दिया गया था, जिसकी अभी पुष्टि होनी बाकी है, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट्स अभी नहीं आई हैं। FSL की रिपोर्ट के लिए हमने ये भी मांग रखी थी उस दिन जब वहाँ आंदोलन हुआ कि उसकी FSL की रिपोर्ट जल्दी मंगाई जाए, ताकि उसका लाभ ना मिल पाए, कहीं उसकी जमानत ना हो जाए मेन एक्यूज की। अच्छा प्रेम प्रकाश जी, एक चीज़ बताइए ईमानदारी से, बिल्कुल अगर SSP की जगह कोई सिपाही होते, दरोगा होते या CO भी होते, अगर वो इस तरह की हरकत पब्लिक के साथ कर देते, आंदोलनकारियों के साथ जो कि शांत तरीके से बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनके खिलाफ SSP या ऊपर के अधिकारी क्या कार्रवाई करते? ऐसे कोई भी इलीगल कार्य हो जाता या कोई सिपाही ये काम कर देता तो निश्चित तौर से वो सस्पेंड तो हो ही जाता। फेस सेविंग के लिए सस्पेंड करना पड़ता उसको। हाँ, उसे करना पड़ता। और दूसरा, वैसे तो जो मैं असलियत बताऊं, मैं रवि गौतम को भी देखा है और बातचीत भी कई बार पहले होती रही है, क्योंकि वो कई आंदोलनों में बताते रहते थे और मेरे पास भी कई बार आते थे। युवा शक्ति दल ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और बॉडी बिल्डर हैं, फिजिकली बहुत स्ट्रांग है और शायद सिपाही दरोगा की हिम्मत नहीं पड़ती उस पर चांटा मारने की। वो तो केवल SSP एक वरिष्ठ अधिकारी है, उन्हें उम्मीद नहीं रही होगी कि इस तरह का काम हो सकता है और शायद उन्होंने उनके सम्मान में ही शायद वो पलटवार नहीं किया। कोई और व्यक्ति अगर ऐसे जो है वो बहुत शरीर से बहुत मजबूत है और SSP का फिजिक आपने देख लिया होगा कि वो शायद अगर अकेले कहीं जो आमना सामना हो जाता तो शायद वो चांटा नहीं मार पाते फिर इस तरह। मतलब आपका ये कहना है कि अगर कोई सिपाही दरोगा होता तो रवि गौतम उस पर पलटवार कर सकता था? पलटवार भी कर सकते थे, उसकी हिम्मत नहीं पड़ती। जो उसका फिजिक है या जो स्टेचर है उसका एक नेता के रूप में, जल्दी से हिम्मत नहीं करते। मैंने देखा कि कोई भी सिपाही या दरोगा इस तरह से, जब तक कि उसका कोई व्यक्तिगत कोई मनमुटाव ना हो, ऐसे सामाजिक आंदोलनों में वो ऐसी कार्रवाई नहीं करते। लेकिन प्रेम प्रकाश जी, वर्दी ताकत देती है। हाँ, वर्दी की ताकत ही समझ लीजिए। चाहे कुछ भी हो, लेकिन वर्दी में इतनी ताकत होती है कि अच्छों के आप लोग इलाज कर देते हो। तो एक्शन में देखिए, वहां तक जहां उन्होंने जाते ही वहां पर बता रहे हैं कि चांटे मारने शुरू कर दिए आंदोलनकारियों को, उस पर बहुत ज़्यादा ऐतराज़ नहीं किया गया था, क्योंकि अमूमन कई बार जो है लाठीचार्ज, क्योंकि पहले से वार्निंग दे रहे थे वहाँ पर SPRA कि आपका ये जो गैदरिंग है उसको विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया है, आप हट जाएं, इतनी देर में आप साफ यहाँ से कोई भी नहीं रहेगा। लेकिन वो धीरे धीरे हट ही रहे थे। तो नियम ये होता कि जब एक बार भीड़ कहने के बाद हटना शुरू कर दे, फिर उसके बाद मारने का हक नहीं रहता। लेकिन शायद SSP थोड़ा सा विलम्ब से आए थे, उन्हें लग रहा था कि जितना जल्दी वहाँ से साफ होना चाहिए धरना प्रदर्शन, वो नहीं हो पाया। संभवतः वो उत्तेजना में आके उन्होंने धक्का मुक्की की, चांटे मार दिए कुछ लोगों को। कप्तान साहब तो लोगों ने उससे शायद शिकायत भी नहीं की, किसी ने उसकी शिकायत नहीं की ज़्यादा। लेकिन उसके बाद जब बाद में वैन में चढ़कर जो वो बिल्कुल ही वो कृत्य ऐसा हो गया, आपराधिक कृत्य है, बिल्कुल वो नहीं करना चाहिए था। तो चूंकि SSP साहब, अब चूंकि SSP साहब बड़ी मछली हैं, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाई। अब देखिए, उस दिन जो लोगों ने अपनी बात रखी, क्योंकि ये बड़े सम्मानित पद हैं, वरिष्ठ सबसे जो है जिले के एक रक्षक के रूप में देखा जाता है SSP को या जिलाधिकारी को। अब उसकी शिकायत जिलाधिकारी के समक्ष वहाँ पर रख दी गई। वैसे तो वहाँ DIG और ADG को, उनको भी संज्ञान लेना चाहिए। ईमानदारी से एक बात बताइए, अगर योगी जी ने ये वीडियो देखा होगा तो उनके मन में क्या चल रहा होगा? मुझे याद है उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माननीय मुख्यमंत्री जी की। आप देखेगा, जिस दिन भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी तो वो पूछेंगे जरूर, हाँ भाई ये क्या हो रहा है, क्या ऐसा किया जा सकता है, क्या किस तरह से, क्या ये पुलिस का तरीका है? क्योंकि वो पुलिस के प्रोसीजर से बड़ी तरह से वाकिफ है। आपके पास वो है नहीं कोई, ये जो स्टाफ है वो क्या कर रहा था, सब इंस्पेक्टर्स, वहाँ के जो CEO, बाकी लोग क्या कर रहे थे, आपको क्या जरूरत पड़ी वहाँ पर, क्यों आपने जाके वहाँ पर चांटे बरसाए? और मीडिया आप देख नहीं रहे कि वहाँ पर सारा जो मीडिया वहाँ पर सामने है और इससे कितनी किरकिरी हुई है सरकार की, और या पार्टी को कितना नुकसान होगा। पार्टी की बात नहीं करेंगे, लेकिन वो तो सरकारी तौर पे एज ए मुख्यमंत्री वो ये मतलब झाड़ पड़ना तय है। और उन्हें ही नहीं,
उनके वरिष्ठ अधिकारियों को भी मैं समझ सकता हूँ कि उनकी क्या किस तरह से क्लास ली गई होगी। लेकिन शायद हो सकता है मीडिया में आए या ना आए, लेकिन वो इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। मानवीय गरिमा की वो बात करते हैं, और विशेषकर जो कमज़ोर वर्ग, जब उन्हें पता है कि यहाँ पर कमज़ोर वर्ग से संबंधित लोग हैं और एक पीड़िता, उसको लेकर ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, तब माननीय मुख्यमंत्री जी की भी जो संवेदना है वो इन्हीं के साथ रहेगी, जो पीड़ित पक्ष है। चलिए प्रेम प्रकाश जी, एक बार फिर से हम चंद्रशेखर आज़ाद की बात करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हमें चाहे किसी भी दल से समझौता करना पड़े, हम समझौता करेंगे, चाहे उसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो। अगर वो समाजवादी पार्टी से समझौता करते हैं, गठबंधन करते हैं, तो क्या प्रेम प्रकाश जी उनके साथ खड़े रहेंगे? क्योंकि जितना प्रेम प्रकाश जी को मैं समझ पाया हूं, तो समाजवादी पार्टी हमेशा दलितों के खिलाफ रही है। आपने खुद बताया कि जब उनकी सरकार थी तो आपको साइडलाइन रखा गया, तो अब आप पॉलिटिकल उसमें एक पिक्चर में आ चुके हैं। अगर सपा के साथ समझौता हुआ तब भी आप उनके साथ रहेंगे या विचारधारा आपकी चेंज हो जाएगी? देखिए, पार्टी में रहकर, क्योंकि पार्टियां लोकतांत्रिक तरीके से चलें तो वो ज़्यादा बड़ी पार्टियां बनती हैं। अगर मेरा व्यू पहुंचा जाएगा वहाँ पर और मेरी वहाँ पर बात सुनी जाएगी, तो मैं निश्चित रूप से विरोध करूँगा कि समाजवादी पार्टी के साथ समझौता करना कदापि आज़ाद समाज पार्टी के लिए उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि इससे नुकसान होगा। जिन लोगों ने उत्पीड़न की कार्रवाई की है, आज़ाद समाज पार्टी कल उन्हीं के साथ खड़ा होकर और हम उनकी पॉलिसीज़ को सपोर्ट करने लगे तो वो नहीं हो पाएगा, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी, क्योंकि अब एक बार पार्टी ज्वाइन कर ली है, पार्टी के जो वरिष्ठ लोग होंगे अगर कोई निर्णय लेंगे तो हो सकता है कि वो मेरी इच्छा के विरुद्ध हो निर्णय, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर कभी भी ये चीज़ को सपोर्ट नहीं करूँगा। अच्छा प्रेम जी, चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा संविधान की बात करते हैं और ख़ासतौर पर योगी जी की जो एनकाउंटर पॉलिसी है उसको बिल्कुल सही नहीं मानते। मैंने कई उनके इंटरव्यूज़ सुने, मैंने उनसे बातचीत भी की, एक उनका मैंने इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा था कि एनकाउंटर ठीक नहीं है, और आप तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रह चुके हैं, तो कैसे मैच खाते हैं आप दोनों एक दूसरे के साथ? देखिए, संविधान में ही ये सब प्रावधान दिए गए हैं कि एनकाउंटर किस स्थिति में किया जाना है। पुलिस की जो प्रोसीजर्स हैं उसमें जब पुलिस के ऊपर अटैक होगा तभी ये इस तरह के एनकाउंटर किए जा सकते हैं। जो माननीय नेताजी जो विरोध कर रहे हैं वो इसका करेंगे कि गलत तरीके से, अगर मान लिया जब पुलिस के ऊपर गोलियां चलाई जा रही थी दुबे के द्वारा, पुलिस अगर उसी समय गोली चलाकर उसको मार देती तो कोई ऐतराज नहीं था, वो रियल एनकाउंटर होता। और हम लोगों ने कोशिश की, हमने कभी किसी को पकड़कर नहीं, हम लोगों ने जब आमने सामने का ही वार, जब पुलिस के ऊपर वार कर दिया तो बहुत सारे मैंने जो इस तरह के जो मामले हुए हैं ऑपरेशन से मैंने लीड किए, उसमें गोलियां चली और हम लोगों ने उसमें गोली भी चलाई, बदमाश को मारे गए, उसमें बदमाश मारे भी गए हैं, घायल भी हुए हैं। तो ये जो पुलिस के प्रोसीजर्स हैं वो रूल ऑफ लॉ के हिसाब से, हमें रूल ऑफ लॉ मेंटेन करने के लिए ये चीज़ें, कई चीज़ें तो चंद्रशेखर को आप समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई एनकाउंटर पॉलिसी पर सवाल नहीं उठा सकते? अब देखिए, एनकाउंटर हमेशा, जब भी पुलिस और बदमाश जब ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, पुलिस के ऊपर ही वार करने लगे, तो एनकाउंटर वाली जो है वो बात, वो कोई भी पुलिस फोर्स होगी उसको करना ही पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक मेरा विचार है कि जो गलत तरीके से फर्जी एनकाउंटर कर देना, प्लान करके एनकाउंटर करना, ये बिल्कुल गलत है, ये संविधान के विरुद्ध है। प्रेम जी, चंद्रशेखर आज़ाद से मायावती जी अनकंफर्टेबल क्यों हैं? अब देखिए, बहन जी रही हैं, वो एक अब अतीत हैं, 70 वर्ष की उनकी उम्र हो चुकी है, तो उन्होंने जो किया वो समाज के लिए एक बहुत बड़ा उनके जो कारनामा रहा, वो उन्होंने बड़े बड़े मानदंड स्थापित किए। 4 बार इतनी बड़ी स्टेट का मुख्यमंत्री रहना एक बहुत बड़ी बात है। उनके लॉ एंड ऑर्डर को भी लोग याद करते हैं, उनके जो सख्त जो मिजाज था, जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो उनकी हनक थी, उसको आज भी लोग याद करते हैं। लेकिन उस हनक के सहारे ही भविष्य नहीं चल सकता। हमें देखना कि अब भविष्य किस ओर जा रहा है, युवाओं की क्या आकांक्षाएं हैं, युवा क्या चाहते हैं। तो उसमें जो मैं देख रहा हूँ कि भविष्य के जो नेता के रूप में जिस तरह से माननीय सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी उभर कर सामने आ रहे हैं, जनता की जो लड़ाई, चाहे वो सड़कों पर हो चाहे संसद में हो, उसको लड़ रहे हैं और हर व्यक्ति से मिलना, उनकी बातें सुनना, पार्टी को बढ़ाना, इससे निश्चित रूप से जो भविष्य है वो
चंद्रशेखर आज़ाद ही हैं। इसीलिए अनकंफर्टेबल है बहन जी कि चंद्रशेखर आगे बढ़ रहा है। मैंने देखा ललिता गौतम वाले मामले में कि जब वो दलितों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो मायावती जी ने कहा कि कुछ लोग चुनाव आ रहे हैं तो इसलिए अपने घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, वोटों के लिए पहुंच रहे हैं। और पलटवार चंद्रशेखर की भी तरफ से हुआ कि भाई ऐसी कमरों में बैठकर दलितों की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। इस विवाद में प्रेम प्रकाश जी किसके साथ खड़े हैं? अब इसमें अब तो पार्टी के स्टैंड के साथ ही रहेंगे। लेकिन देखिए, दोनों ही पार्टियां मान्यवर काशीराम जी की जो विचारधारा थी उसको आगे बढ़ाने का काम करना शुरू किया था। लेकिन अगर हम मान्यवर काशीराम जी की विचारधारा से भटकेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करेंगे। और आपने देखा होगा मान्यवर काशीराम जी ने भी लाठियां भी खाई, आंदोलन किए, सड़कों पर भी आंदोलन किए। लेकिन जो उनकी राय है, हो सकता है कि कुछ परिस्थितियों में बहन जी की भी राय लोगों को कि फर्जी मुकदमे ना हो जाएं किसी के खिलाफ, उनका कैरियर ख़राब हो सकता है, तो कुछ स्थितियों में ठीक है। लेकिन जब बात बिल्कुल सर पर आ जाए, लोगों का उत्पीड़न हो, उसके बाद जब वो अपने हक की लड़ाई लड़ें, हमारी बहन बेटियों को मारा जाए, हत्या कर दी जाए, उसके बाद तो बोलना पड़ेगा, उसके बाद तो सड़कों पर भी आना पड़ेगा। आपने कहा कि भाई मायावती अतीत हो गई, अब चंद्रशेखर आज़ाद और चंद्रशेखर फ्यूचर है, तो आकाश आनंद भी तो युवा है, उसकी तरफ भी तो लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आकाश आनंद को मायावती आगे क्यों नहीं बढ़ा रही हैं? उनको तो काफ़ी आगे बढ़ा रही हैं। आगे की कमान उनको सौंपी दी गई है। लेकिन ये देखना होगा कि हर एक नेता में जो अपना व्यक्तिगत जिस तरह से उनका जो व्यक्तित्व होना चाहिए, मैं देखता हूँ कि भविष्य के जो मजबूत लीडर के रूप में वही ज़्यादा उभरते हैं जो ग्राउंड से आए हों, जिन्होंने स्ट्रगल देखा हो, जिन्होंने उत्पीड़न देखा हो। अब जो लोग बिल्कुल अच्छे परिवेश में एक बिल्कुल जो धनवान जिस तरह से लोग रहते हैं उस तरह के परिवेश में पले बड़े हों, तो आंदोलन नहीं कर सकते, वो आंदोलन का रास्ता नहीं अपना सकते और ना ही वो प्रोटेक्ट कर पाएंगे बहुजन समाज को। प्रेम जी, जब आप पुलिस में थे, आप एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा थे जहां कानून का राज कराना आपकी पहली प्राथमिकता थी, और जो आज़ाद समाज पार्टी है वो उन्हीं को अपना शोषक मानती है। और अब आप मुझे ये बताइए, चंद्रशेखर आज़ाद वो फ्रंट लाइन पर दलितों की लड़ाई लड़ते हैं, सड़कों पर उतरकर वो प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। अगर आप एडीजी होते या एसएसपी होते तो ऐसे नेता के खिलाफ आप क्या करते? लाठीचार्ज कराते, एफआईआर लिखने का आदेश देते? ऐसे मामलों में ये देखा जाता है कि क्या मतलब जो आंदोलन है वो हो ही क्यों, आंदोलन करने की नेताओं को आवश्यकता क्यों पड़े। मतलब चंद्रशेखर जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं बिल्कुल, वो कानून सम्मत, आप देखिए उनको संवैधानिक कदम ही उठाते हैं। पहले उन पर कई सारे आरोप ऐसे लगाए गए थे, जैसे शब्बीरपुर कांड हुआ, उसमें भी उन्होंने वो जिलाधिकारी के साथ, एसएसपी के साथ उस समय घूमे, मदद की। अगले दिन उन्हें पता चला कि उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो गया। मैंने उनसे लगातार मेरी बातचीत होती रही। जो पक्ष उन्होंने रखा वो कहीं ना कहीं, कई बार क्या होता है कि जो एसएसपी हैं, डीएम हैं, जो मौके पर हैं, वो परिस्थिति को जानते हैं। लेकिन कई बार जो रूलिंग पार्टीज हैं, वो राजनीतिक दल क्या करते हैं कि अपना राजनीतिक फायदा, नफा नुकसान देखते हैं कि किस कम्युनिटी को सपोर्ट करने से हमें क्या लाभ मिलेगा। तो कई बार इस तरह के जो निर्णय होते हैं वो गलत हो जाते हैं। लेकिन जो संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए इस तरह के जो आंदोलन है वो बिल्कुल, मैं तो जायज़ ठहराऊंगा इनको। मैंने एक रिसर्च थोड़ी की थी आपके बारे में। आपने ये कहा था कि मई 2024 में जब आपने भाजपा शायद उस वक्त ज्वाइन की थी, तो आपने कहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जो डीएम होते थे और एसएसपी होते थे, वो मुख्तार जो अंसारी थे, उनके घर से तय कर काम होता था कि क्या उनको काम करना है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप अधिकारी थे तब आपने ये सवाल क्यों नहीं उठाया? क्या रिटायरमेंट के बाद आप लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है? नहीं, उससे पहले भी जब हम सरकार में देखते थे ये सब चीज़ें कि जो माफिया लोग हैं वो बहुत मजबूत थे उस समय। वो संवैधानिक पदों पर भी थे, कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई मंत्री है। और पता चला कि वहाँ के जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी हैं वो उनके आवास पर जा रहे हैं या उनके वहाँ बैठकर बातचीत कर रहे हैं, और वहीं से तय हो जाते थे कई बार कि किस एसपी को रहना है, किस डीएम को रहना है और कहाँ से किसको हटाना है। तो उनका ये जग जाहिर है, सब लोगों को पता है कि उस समय जो प्रभावशाली नेता इस तरह के होते थे, भले ही उनकी माफिया वाली जो है छवि हो,
लेकिन वो करा लेते थे। वो जो अच्छे अधिकारी होते थे, निष्पक्ष अधिकारी होते थे, उनको नहीं रहने देते थे वहाँ। और ऐसे क्षेत्रों में जाने में अधिकारी कतराने लगते थे, वो ऐसी पोस्टिंग में जाना भी नहीं चाहते थे। आप देखिएगा पिछला जो इतिहास रहा है आजमगढ़ का, मऊ का या प्रयागराज और उसके आसपास के क्षेत्रों का, इन लोगों का बहुत रसूख रहा है इसमें। अच्छा प्रेम प्रकाश जी, एक सवाल उत्तर प्रदेश में गूंज रहा है। जो अतीक अहमद कुख्यात माफिया था, उसकी पत्नी शाइस्ता कहाँ गायब हो गई है? क्या पूरा इंटेलिजेंस तंत्र फेल हो चुका है? एसटीएफ फेल हो चुकी है? पुलिस फेल हो चुकी है? या कोई ऐसा सफेद पोश है जो उसकी पत्नी को बचा रहा है? आपका व्यू क्या है इस पर? इतने दिन तक किसी का भी फरार रहना, लगता है कि कहीं ना कहीं से कोई प्रोटेक्शन है। और महिला होने के नाते उनको, क्योंकि पर्दा नशी महिला है, तो उसको ढूंढना भी पुलिस के लिए थोड़ा मुश्किल तो हो ही जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपना मोबाइल यूज़ ना कर रहा हो, सोशल मीडिया पर ना हो, पूरी तरह से कट ऑफ हो जाए और कहीं अंडरग्राउंड हो जाए, तो उसे ढूंढ निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये दुरूह कार्य है। लेकिन जिस तरह से अभी मैंने कुछ न्यूज़ आइटम्स ऐसे भी देखे कि उनकी कुछ ज़मीनें थी, उनको बेचकर ये सब रुपया पैसा वहाँ पहुँचाया गया। लेकिन अगर मुस्तैदी से इसमें कार्रवाई होगी तो संभवतः वहाँ तक पहुँचा जाएगा। कौन सा ऐसा सफ़ेद पोश हो सकता है जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है? क्या लगता है आपको? अब प्रोटेक्ट करने में तो रूलिंग पार्टी के ही लोग हो सकते हैं, और तो कोई नहीं हो सकता। बाकी के प्रोटेक्शन से कहाँ जो कोई। क्या प्रेम प्रकाश जी, आपको लगता है कि रूलिंग पार्टी के लोगों के तार अतीक अहमद के परिवार से आज भी जुड़े हैं और पहले भी जुड़े थे? अब अतीक अहमद को जिस तरह की सुविधाएं मिल रही थी, उससे लगता कहीं ना कहीं कोई कनेक्शंस तो रहे होंगे। आप खुलकर बताइए। तो आप रिटायर हो चुके हैं और भाजपा में भी नहीं है, आप नाम ले सकते हैं, खुलकर बताइए। नहीं, नाम का तो मुझे जब तक कोई एविडेंस ना हो तो इस तरह नाम लेना उचित नहीं है। लेकिन जिस तरह की सुविधाएं जैसे जेल में उनको मिलती थी, जब भी उनको यहाँ पर लाना हो तो उनको मौका दिया जाता था। और मेरी जानकारी में तो ये भी आया था कि वो फ़ोन से भी बातचीत कर लेते थे वहाँ से, जो गुजरात की जेलों से उनकी बातचीत कराई जाती थी। तो कहीं ना कोई उनके कॉन्टेक्ट्स रहे होंगे जिनका उनको लाभ मिल रहा है, और उसका लाभ भी उसकी पत्नी को भी मिल रहा है। तो योगी जी तक ये बात नहीं पहुंची? अब ये यहाँ तो काफ़ी सख्ती रही, और शायद इसी कारण से वो यहाँ की, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, यूपी की जेल उनको पसंद नहीं आती थी। उनको पंजाब की जेल पसंद आई, गुजरात की जेल पसंद आई। तो आप समझ सकते हो कि क्या कारण रहे होंगे। अब प्रेम प्रकाश जी, एक आपके करियर का सबसे एक स्याह पन्ना है। 2009 में आपको याद होगा, रीता बहुगुणा जोशी के घर को आग के हवाले कर दिया गया था। उस रात का काला सच क्या है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। क्योंकि बातें तो बहुत सी हुई, लेकिन मुख्यमंत्री आवास से कोई ऐसा आदेश था कि ये कुछ करना है? नहीं, इस तरह का कोई मुख्यमंत्री कोई भी ऐसा आदेश नहीं देगा। लेकिन उसमें आपराधिक प्रवृत्ति के कुछ लोगों के नाम आए, जिसमें उस समय की रूलिंग पार्टी थे, उनके भी नाम सामने आए थे। और हम लोग कार्रवाई कर ही रहे थे कि लेकिन उसके बाद वो फिर CBCID को केस हैंडओवर कर दिया गया था। और इसमें रूलिंग पार्टी से संबंधित कई लोगों के नाम थे जो उनके पदों पर भी थे, वहाँ उस समय पार्टी के पदों पर थे। तो उसमें ये जरूर रहा होगा कि उसमें सक्रिय रूप से कुछ लोगों ने जो विरोध वहाँ पर किया, और उसके बाद उनके घर को आग लगा दी थी। लेकिन उन पर कार्रवाई भी हुई, वो उसमें जेल भी गए, और उनके ऊपर लगातार कार्रवाई की गई है। अच्छा प्रेम प्रकाश जी, आप मुझे ये बताइए, आप बड़े अनुभवी अधिकारी हैं, आपने भाजपा छोड़ी कुछ वजह ही रही होंगी, और कुछ आपने शुरुआत में बताया कि भाई कुछ दिल्ली और यूपी में झगड़ा होगा। अब मुझे ये बताइए, जैसे आप अपने आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन कर ली है, आपको क्या लगता है केवल दलित वोट बैंक के सहारे आज़ाद समाज पार्टी उतना राइज कर पाएगी जितना करना चाहिए? ये कोई केवल दलितों की पार्टी नहीं है। विचारधारा इसमें अंबेडकर, शाहू जी की, और इसमें जो विचारधारा पर जो काम करते हैं, फूले विचारधारा या शाहू जी की विचारधारा या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा, वो किसी भी एक जाति के आधार पर मैंने आपकी प्रेम प्रकाश जी बात मान ली, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद का मुझे कोई ऐसा कदम नहीं दिखाई देता कि जहाँ पर सवर्णों के साथ अन्याय हो रहा है, जो स्वर्ण गरीब हैं, वहाँ पर जाकर वो उनका साथ दे। जहाँ मैंने देखा चंद्रशेखर आज़ाद सिर्फ वहीं पहुँचते हैं जहाँ दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा। ठीक है, आप वहाँ पहुँचिए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं ना जिनकी कोई सिफारिश नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है। अगर आप सवर्णों के पास भी जाएंगे जो ज़रूरतमंद हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी पार्टी के प्रति ज़्यादा आकर्षण लोगों का होगा। भाई मायावती जी ने केवल दलित राजनीति नहीं की,
उन्होंने दलितों की चिंता की, लेकिन साथ में उन्होंने ओबीसी वर्ग को जोड़ा, अति पिछड़ा वर्ग को जोड़ा, और उन्होंने तमाम ब्राह्मणों ठाकुरों को अपने साथ जोड़ा। तो तभी तो उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर वो बैठी। तो आपको लगता नहीं कि आज़ाद समाज पार्टी पर सिर्फ टैग लग गया कि वो एक दलितों की पार्टी है बस? नहीं, इस टैग को दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। मंशा कभी भी पार्टी की ये नहीं रही, क्योंकि ये सही बात है आपकी कि प्रजातंत्र में जब सभी जातियों का, सभी वर्गों का इनका समर्थन मिलेगा तभी कोई भी दल सत्ताधारी दल बन सकता है। और ये बिल्कुल, अगर कोई भी गरीब व्यक्ति होगा या जिसके साथ भी अन्याय होगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट और रिलीजन, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। अगर ऐसा मामला आपके संज्ञान में कोई आता है या हमें कोई पता चलेगा तो बिल्कुल उसके साथ, अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है, उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो हम उसमें खड़े होंगे और उसमें भाई चंद्रशेखर आज़ाद को भी सामने लाया जाएगा। ऐसा कोई मामला अगर कहीं आपके संज्ञान में आता है, बिल्कुल बताइए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको क्या लगता है कि किस पार्टी से आपका गठबंधन होना चाहिए? क्योंकि अगर आप चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़े हैं तो निश्चित तौर पर आप का भी एक वजन है पुराना, और आपके जुड़ने का फ़ायदा भी उसको होना चाहिए। आप चूँकि राजनीति की बारीकियाँ जानते हैं, योगी जी के साथ काम कर चुके हैं, मायावती जी के साथ आप काम कर चुके हैं, भले ही राजनीति में नए हैं लेकिन दाव पेच आप पुराने जानते हैं। तो आपको क्या लगता है कि भविष्य में चंद्रशेखर आज़ाद किस पार्टी के लिए ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं, और गठबंधन किससे आपका होना चाहिए? जिसमें पार्टी के अभी बहुत सारे प्रस्ताव जब आएंगे और इसमें जो पार्टी की हाई कमान है वही इसमें तय करेगी बैठकर कि कहाँ से प्रस्ताव है। और हमारी कोशिश रहेगी कि जो लाइक माइंडेड पार्टीज़ हैं, जो हमारी विचारधारा को समर्थन देती हैं, ऐसी पार्टियों से इसमें कहीं ना कहीं अलायंस बनेगा। और अलायंस बनना तो तय है। ऐसा भी कहा जा रहा है प्रेम प्रकाश जी कि भाई आप लोग 27 में बीजेपी की बी पार्टी हैं, आप लोग ओवैसी के साथ मिलेंगे, आप उसके बाद आप समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को हराने का काम करेंगे। क्या ऐसी बात है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें आप देखिए, अगर ये बीजेपी की बी पार्टी होती तो क्या बीजेपी के खिलाफ इस तरह के आंदोलन, धरना, प्रदर्शन करती? इसमें जो भी कहीं भी कोई पार्टी ऐसी होगी जिससे लगेगा कि पार्टी को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि हम लोग इस बार हमने ये दृढ़ संकल्प किया है कि हम पार्टी को किसी भी तरीके से रिकॉग्नाइज दल बना के, जिससे कि रिकॉग्निशन मिले और साथ ही सत्ता में भागीदारी मिले, इसके लिए पूरी कोशिश रहेगी कि हम जिससे भी समझौता करना पड़ेगा, विचार विमर्श करने के बाद कि हमारी आइडियोलॉजी का विरोध उसमें खिलाफ ना हो, ऐसे दलों से समझौता भी किया जाएगा। मतलब आप लोग चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे, ना कि वोट कटवा की भूमिका में रहेंगे? वोट कटवा नहीं, आगे आप देखेगा, क्योंकि ये पार्टी की जो शुरुआत जिस तरीके से हुई है, पहली बार में ही जो माननीय चंद्रशेखर जी हैं जो सांसद बने, देखिए सभी पार्टियों को बिल्कुल उसमें बीजेपी भी हारी है, कांग्रेस के, सपा के, सब कैंडिडेट को सबके विरोध के बावजूद एक तरफा जीत दर्ज की है। और यही आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में भी यही होने जा रहा है, क्योंकि कुछ नया होगा। लोगों को लग रहा है कि एक नई पार्टी आ रही है और इसमें ज़्यादातर सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, जिससे कि इस बार हम सत्ताधारी भूमिका में आ जाएं, और या जो कहते हैं ना कि चाबी, सत्ता की चाबी, वो इस बार हमारे हाथ में आ जाए। आप चुनाव लड़ेंगे या लोगों को चुनाव लड़वाएंगे? दोनों भूमिका में रहेंगे। इस बार दोनों भूमिका में रहेंगे और पार्टी का जैसा आदेश होगा। संगठन में तो हम काम कर ही रहे हैं, अगर कहीं चुनाव लड़ने की हमें लगेगा तो इस बार चुनाव भी लड़ा जाएगा। चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? कोई सीट चुनी, कोई जिला चुना अभी तक? मैं जिन जिलों में ज़्यादा आसपास रहा हूँ, कोशिश रहेगी कि या तो जिला मेरठ या जिला रामपुर या जिला मुरादाबाद, ये 3 हमारे पसंदीदा जनपद रहेंगे। इन्हीं की किसी सीट से, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जनरल सीट से इलेक्शन इसमें कंटेस्ट करूं। तो जनरल सीट से क्या फ़ायदा होगा चुनाव लड़ने से आपको? जनरल सीट में वोटों का जो आपस में जो वोट काटते हैं, जो जब कई बार जो चुनाव जातिगत आधार पे आ जाता है तो उसमें कई बार ये फ़ायदा होता है फिर। अच्छा प्रेम प्रकाश जी, अब मैं आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड ले रहा हूँ, तो उसमें आप बहुत ही संक्षेप में जवाब दीजिएगा। क्या योगी सरकार में यूपी पुलिस पूरी तरह से स्वतंत्र है या उसे सीधे सीएम ऑफिस से स्क्रिप्ट मिलती है? नहीं, इसमें डीजीपी स्वतंत्र है। आपके हिसाब से यूपी पुलिस की सबसे बड़ी खामी क्या है? इसमें यही है कि कई बार लोकल, स्थानीय दबाव में आकर गलत कार्रवाई कर देते हैं। क्या आपके पुलिस करियर में कभी अतीक या मुख्तार ने
आपकी पोस्टिंग रुकवाई या आपको साइडलाइन कराया? नहीं, मेरा ऐसा कभी मौका नहीं आया क्योंकि इनके ज़िले में मैंने कभी काम किया नहीं। पुलिस एनकाउंटर, जेल में हत्याएं और बुलडोजर न्याय, इन तीनों को एक शब्द में क्या कहेंगे? रामराज या जंगल राज? अब ये तो अगर गलत दुरुपयोग करके जो उसको जंगल राज ही कहेंगे आप। क्या आज़ाद समाज पार्टी में भी कोई आंतरिक लोकतंत्र है या ये भी मायावती जी की तरह, बसपा की तरह सिर्फ एक व्यक्ति की पार्टी बनकर रह जाएगी? नहीं, इसमें लोकतंत्र स्थापित किया जा रहा है और अभी तक जितने भी हमने कदम उठाए हैं लोकतंत्र की तरफ चल रहे हैं। इसमें एक व्यक्ति की नहीं, सभी की भूमिका रहेगी। और यूपी की राजनीति में असल में बीजेपी की बी टीम कौन है? मायावती जी या आपकी आज़ाद समाज पार्टी? नहीं, इसमें दोनों ही, कोई बी टीम नहीं कह सकते। दोनों ही इसमें बीजेपी के विरुद्ध रहे हैं और जब चुनाव लड़ा जाएगा तो बीजेपी के खिलाफ ही लड़ा जाएगा, ये तो तय है। आज़ाद समाज पार्टी का पूरा लक्ष्य क्या है 2027 में? यूपी से बीजेपी को हटाना या बसपा को खत्म करना? हमारा लक्ष्य रहेगा बीजेपी को उत्तर प्रदेश से हटाना और उसके बाद केंद्र से हटाना। एक सवाल ये कि क्या यूपी पुलिस के अंदर वाकई जातिवाद हावी है? यह जो ठाकुरवाद, ब्राह्मणवाद या यादववाद की बात होती है, ये हकीकत है या सिर्फ अफवाह है? लोग ऐसा आरोप लगाते हैं लेकिन ये ऑफिसर टू ऑफिसर डिपेंड करता है। हमारे सामने कभी भी ना कोई सा वाद नहीं चला इसमें, ना ठाकुरवाद चलने दिया, ना कोई अन्य वाद चलने दिया और कोई ऐसा दबाव नहीं बना पाया। तो ये जो अधिकारी हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको किस तरह का रूप देते हैं। प्रेम प्रकाश जी, चलते चलते बस आपसे मैं एक दो सवाल और पूछूंगा। मुझे एक सवाल याद आ गया, हालांकि शुरुआत मुझे पूछना चाहिए था। जब बागपत जिला बना था तो अगर मैं गलत नहीं तो आप वहाँ के पहले एसपी बने थे जी, और कल्याण सिंह जी की सरकार थी। जब मैं बना था तो बहन जी मुख्यमंत्री थी। अच्छा। लेकिन उसके बाद जो सरकार बन गई थी, आप देख रहे थे 6-6 महीने का उस समय चला था एक फार्मूला। तो उसमें माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बन गए थे और उसके बाद लोकसभा का चुनाव आ गया था। कल्याण सिंह जी ने आपको टास्क दिया था कि प्रेम प्रकाश जी, आप जिस जिले में पोस्ट हैं, आपकी पोस्टिंग है, वहाँ पर बूथ कैप्चरिंग बहुत होती है। उस बूथ कैप्चरिंग को आपने कैसे रोका और आपकी इस कार्रवाई की वजह से अजीत सिंह चुनाव हार गए अपने गढ़ में? क्या ये बात सही है? हाँ, ये बिल्कुल सत्य है क्योंकि बागपत नोटोरियस कहलाता था बूथ कैप्चरिंग के लिए। बहुत सारे गांव ऐसे होते थे उसमें पोलिंग 90% से ऊपर हो जाता था और बड़ी साइलेंट बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी। नए नए तरीके लोगों ने अपनाए हुए थे। पंचायतें हो जाती थी, लोगों को डरा धमका दिया जाता था और उसमें कई बार मना कर उनसे बोलते, भाई बताइए किसको वोट देंगे आप लोग, पंचायत हुई। गरीब लोग आदमी क्या कहेगा, साहब जहां आप कहेंगे वहां देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, तय हो गया, अगर आप वहीं जहां हम चाह रहे हैं वहां देंगे तो ऐसा करते हैं 10 क्यों अपना काम वगैरह आप रोकते हो, ऐसा कीजिए कि सब अपना काम धंधे में लगो, 10 लड़के लगा देते हैं, उनकी ड्यूटी रहेगी, वो चुनाव में वोट डालेंगे। पूरे दिन बूथ पर वही खड़े रहते थे और घूम घूम कर वोट डालते रहते थे। पोलिंग पार्टी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनके हाथ पर स्याही का भी निशान लगा दे। अधिकारी जा रहे हैं, देख रहे हैं, बड़ा शांतिपूर्वक चल रहा था। इस तरह वहाँ शांतिपूर्वक बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी। कई जगह जहाँ थोड़ी सख्ती होती थी प्रशासन की तो वहाँ फिर वो कई बार उसका रेजिस्टेंस होता था। कई जगह वहाँ पर उस बार मुझे मेरे साथ एक प्लेटून CRPF थी और ऐसी हालत बन गई कि लोगों ने हमें घेर लिया। वहाँ पर बूथ कैप्चरिंग चल रही थी। उसके बाद जब हमने वहाँ लाठीचार्ज किया तो उसके बाद एक हमारे सिपाही का CRPF का जवान था, उसका डंडा एक कार्यकर्ता जो वहाँ पर लोकदल के कार्यकर्ता थे उनके सिर में लग गया, खून निकल गए। अब वहाँ चौधरी अजीत सिंह आ गए, बड़ा हंगामा हुआ। वो मीडिया, तब उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शुरू हुआ था, सारे चैनल्स उसको कवर कर रहे थे, पूरे दिन वो चलता रहा। मेरी बहस भी हुई काफ़ी उनसे। उसके बाद शाम को पता चला कि कई बूथ ऐसे थे कि जिन पर बंधक बना लिए गए पोलिंग पार्टीज। वहाँ जाकर उन पर डकैती का मुकदमा और अन्य धाराओं में मुकदमा लगाकर उनको पकड़ा गया, बंद किया गया। उसके बाद रीपोल हुआ था, 139 स्थानों पर रीपोल कराया गया। लेकिन हमने ये बता दिया था कि जहाँ भी कहीं इस तरह बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं हुई हैं, रीपोल कराया जाएगा। रीपोल हुआ और पोलिंग परसेंटेज कम हो गया, करीब 50% के आसपास आ गया और चौधरी अजीत सिंह वो वाला चुनाव हार गया। तो अजीत सिंह ने आपसे बात की उसके बाद फिर कि भाई आपने इतनी सख्ती कर दी, मैं चुनाव हार गया? चौधरी अजीत सिंह इस तरह के उन्होंने कभी कोई केवल वहाँ कि ये डंडा क्यों मार दिया,
यहाँ क्यों सख्ती कर दी, मुकदमा क्यों लिख दिया, इस तरह की बात करते थे। लेकिन वो सीधे खुद बात नहीं करते थे। कई बार उनके जो सेक्रेटरी थे समरपाल सिंह जी, उनका फ़ोन आ जाता था और वो इस मामले में वो जानते थे वहाँ की स्थिति क्या है, कितनी कठिन परिस्थिति है। लेकिन लोग चुनाव वैसे भी नहीं हारते हैं। कुछ वहाँ पर लोगों के उनका जो खिलाफ काफ़ी लोग जो हो गए थे, तो जिसके कारण वो चुनाव हारे, वो ये बात जानते थे। अच्छा प्रेम प्रकाश जी, एक बड़ा सवाल ये उठता है, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर कोई जिले का डीएम एसएसपी चाह ले तो वो किसी भी नेता को चुनाव हरवा सकता है। क्या अधिकारी ये मन में दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे इस नेता को चुनाव हरवाना है, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, मेरा मानना है कि इसमें कोई भी डीएम एसएसपी किसी को चुनाव नहीं हरवा सकता, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो। ये हो सकता है कि थोड़े बहुत वोटों पर असर डाल दे या किसी कोई नेतागिरी थोड़ी चमका दे, बढ़ा दे। लेकिन जहाँ तक, क्योंकि जनता इसमें काफ़ी उसका अलग ही मूड रहता है, वो किसी डीएम और एसपी के इन लोगों के कहने से शायद ही कोई प्रभावित हो। तौर पे देखने में आता है प्रेम प्रकाश जी, जैसे मैंने कई चुनाव देखे कि मान लीजिए समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है या भाजपा का कोई कैंडिडेट है, सरकारें बदलती रहती थी, तो वहाँ पर जहाँ उनका ज़्यादा वोट बैंक था तो वहाँ के लोग लाठीचार्ज कर दिया करते थे या वहाँ गाड़ियाँ बिल्कुल बैन कर देते थे। वोट प्रतिशत को प्रभावित करने का काम किया जाता था। तो क्या ऐसा होता है? ये पहले आप देखते होंगे कि पहले पूरा कर्फ्यू लगा दिया जाता था। चुनाव के दिन कोई गाड़ी निकल रही है उसको पंक्चर कर दिया, लोग पैदल जाएं। उसके बाद पुलिस पूरा इस तरह से कर देती थी कि कहीं भी आसपास कोई भीड़ नहीं इकट्ठा हो। तो ये कई बार चुनाव प्रतिशत इससे प्रभावित हो जाता था। और कुछ लोग बदमाशी भी करते थे, जो लोग मिले होते थे तो ऐसे स्थानीय स्तर पर कोई सेटिंग कर ली और लगा कि जहाँ ज़्यादा पोलिंग परसेंटेज है किसी का, उसको डिस्टर्ब करने के लिए लाठीचार्ज करा दिया, जिससे कि लोग डर जाएं, मतदाता वहाँ पर वोट डालने ना आए। लेकिन आजकल बहुत सभी जागरूक हो गए हैं, अब जल्दी से किसी को इस तरह से उसका वोट छीना नहीं जा सकता या उसको प्रभावित नहीं किया जा सकता। प्रेम प्रकाश जी का आखिरी सवाल, कौन कौन से दल आज़ाद समाज पार्टी से बात कर रहे हैं गठबंधन के लिए? लगभग सभी दलों का इसमें मैं देख रहा हूँ कि कोई ना कोई किसी माध्यम से इसमें आ रहे हैं, चाहे वो एनडीए का हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, सभी लोग उसमें संपर्क में। बीजेपी वाले भी आपके पास आ रहे हैं? इसमें बीजेपी का तो अभी तक हमारे बहुत लोगों से संपर्क रहा और बीजेपी के लोगों का भी निरंतर वो सूचनाएं कलेक्ट करने के लिए या बातचीत करने के लिए, क्योंकि बहुत लोग हैं जो जानकारी में, लगभग सभी दलों से बातचीत। क्या ऐसा भी संभव है कि आरएलडी के साथ आप एक अलग कुछ समझौता कर लें? अब ये देखिए, ये तो पार्टी स्तर की बात है। अगर कोई प्रस्ताव आएंगे तो इस पे किसी भी पार्टी चौधरी ने बात की आपसे इस बारे में? अभी नहीं, मुझसे अभी मैं कहाँ एक्टिवली, अभी तो थोड़े से ही दिन हुए हैं पार्टी में आए हुए, और ऐसे ही कोई मेरे पास कोई ऐसा पद भी नहीं है कि जिसमें मैं इस भूमिका में रहूं आपके पास। हाँ, लेकिन पार्टी में जो मुझे पता चलता रहता है कि लगातार संपर्क में रहते हैं, और कुछ लोग फॉर्मली इनफॉर्मली बातचीत करते रहते हैं कि वो संभावनाएं तलाश रहे हैं कि क्या आज़ाद समाज पार्टी से समझौता हो सकता है, क्योंकि अभी तक वेस्टर्न यूपी में हमारी पार्टी बहुत स्ट्रांग है। अब धीरे धीरे उसका प्रभाव सेंट्रल यूपी और ईस्टर्न यूपी में बढ़ रहा है। और अखिलेश यादव का क्या व्यू है चंद्रशेखर आजाद को लेके? कभी बातचीत नहीं हुई मेरी इस बारे में। फिर भी चंद्रशेखर आजाद बोलते हैं अखिलेश के लिए कभी कुछ कि अगर अखिलेश चाहे तो समझौता हो सकता है, या कुछ उनके मन में क्या चंद्रशेखर के, अखिलेश यादव से समझौता गठबंधन करके उनको फायदा हो सकता है कुछ? अब ये अन्य पार्टियों का जो तजुर्बा है, मैं देखता हूँ कि वो सीटों को लेकर या लोगों को जो एक जनरल जो छवि बनाई गई है अखिलेश यादव जी के बारे में, वो यही बताते हैं कि वो किसी समझौते पर ठहरेंगे नहीं। अगर आपने सीटों का एडजस्टमेंट भी कर लिया तो फिर हो सकता है कि वो अपना कैंडिडेट, कोई और डमी कैंडिडेट वहाँ पर आ जाए। तो इस तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं। अब देखिए आगे जिस तरह की का क्या असर है ग्राउंड पे? पीडीए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। अच्छा, है पीडीए? हाँ, पीडीए का स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन तो है, लेकिन बिखरा हुआ है सभी दलों में, क्योंकि पीडीए अब ऐसा किसी एक पार्टी की बपौती नहीं है। अब इसमें जो भी अच्छा कार्य करेगा, आज़ाद समाज पार्टी में भी लोग कह रहे हैं कि ये दलितों की पार्टी या उसमें, ऐसा नहीं है किसी एक उसका। इसमें जो समर्थन मिल रहा है, इसमें अल्पसंख्यक भी हैं, इसमें पिछड़ा वर्ग भी है, दलित भी हैं, सब हैं इसमें। आपको क्या लगता है प्रेम प्रकाश जी, भाजपा को चुनौती समाजवादी पार्टी की पीडीए से मिलेगी या आज़ाद समाज पार्टी से मिलेगी? अब सबसे ज़्यादा खतरा इनको आज़ाद समाज पार्टी से रहना चाहिए। जिस तरीके से हमारे पास कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, लोगों का समर्थन मिलना शुरू हुआ है,
ये खतरे की घंटी है बीजेपी के लिए। तो चलिए प्रेम प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे से बात करने के लिए। तो दोस्तों, आपने सुना, ये पूर्व आईपीएस अधिकारी प्रेम प्रकाश जी थे। जैसा इनके बारे में कहा जाता है कि बोलने में एकदम बेबाक हैं, ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आजकल ये किस पार्टी के साथ हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और उन्होंने कहा कि योगी का बुलडोजर मॉडल भी सही है, अगर वो सही दिशा में काम करता है, एनकाउंटर पॉलिसी भी सही है, अगर बड़े अपराधी मारे जाते हैं और जस्टिफाइड एनकाउंटर होता है। हो सकता है, मैंने इनसे सवाल पूछा कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद को ये बात बुरी लगे, तो उन्होंने कहा कि भाई जो बात सही है वो किसी को भी बुरी लगे, मैं बोलकर रहूंगा। और अंत में इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा सेंट्रल यूपी में भी आज़ाद समाज पार्टी बहुत मजबूत है और कांग्रेस हो, एनडीए हो या समाजवादी पार्टी के लोग हों, सभी चंद्रशेखर आज़ाद के संपर्क में है। लेकिन देखना होगा कि 2027 का जब द्वंद्व शुरू होगा तो आज़ाद समाज पार्टी किसके साथ समझौता करेगी। तो दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे साथ। 2027 के चुनाव में मैं ऐसे ही बड़ी जो शख्सियत हैं उनको अपने इंटरव्यू में लाता रहूँगा और आपको पॉलिटिकल बातों से रूबरू कराता रहूँगा। नमस्कार।